वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपना फाउंडेशन बैच शुरू किया है। ऑफिशियल की पिछले प्रीलिम्स की पब्लिश हो जाने के बाद प्रीलिम्स की में एक दो खामियां हैं, उसको हम दूर करेंगे, उसका प्रूफ वगैरह टेलीग्राम पर देंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2025 की तैयारी के लिए फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है। अपर प्रीलिम्स 2025 की अगर आप शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं, आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे होंगे 2025 में, या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 2024 का एग्जाम काफ़ी अच्छा नहीं गया है, बहुत ही कम नंबर आप स्कोर कर पा रहे हैं, अगर आप 70-80 नंबर ही स्कोर कर पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, और ऐसे स्टूडेंट है जिनका कई बार से प्रीलिम्स रुकता रहा है, तो आप इस पेड बैच में आकर के पूरी तैयारी कर सकते हैं। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लॉन्ग टर्म पेड बैच है और आगे भी पेड बैचेस आते रहेंगे 2025 के लिए, लेकिन ये फर्स्ट बैच है हमारा 2025 साल के लिए। तो जो भी लोग इस बैच को ज्वाइन करते हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। इसका कारण यह भी है क्योंकि हम लोग एक ही बार फी चार्ज करते हैं। आपने देखा होगा जो लोग 2024 वाले पेड बैच से जुड़े हैं और अभी 2025 में आए होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके का हमारा सपोर्ट रहता है। वन टाइम फी ही आपसे सबमिट कराई जाती है, मतलब आप एडमिशन लेने के लिए आए हैं उसी समय आपको फी देनी होती है, बाकी कोर्स ड्यूरेशन के दौरान कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं मांगे जाते हैं, आज तक नहीं मांगे गए हैं। तो वन टाइम फी में हम पूरा कमिटमेंट के साथ आपको सर्व करते हैं। जो भी एग्जाम डेट अनाउंस होती है तब तक हम करते हैं। पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि एग्जाम डेट 3 बार शिफ्ट हुई, आपको पता है। 2024 का प्रीलिम्स का प्रस्तावित था, कैलेंडर के हिसाब से मार्च में प्रस्तावित था, फिर एग्जाम डेट जुलाई की ओर शिफ्ट होती है, फिर अक्टूबर में सुनने को आता है, फिर बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं और फाइनली एग्जाम अंततः कंडक्ट होता है पूरी सक्रियता के साथ सरकार के द्वारा 22 दिसंबर। और आप देखेंगे मार्च में कितना डिफरेंस है, लगभग 9 महीने का डिफरेंस है। 9 महीने हमने अपने पेड ग्रुप को बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट लिए सर्व किया है और इस बार भी ऐसा कमिटमेंट है। तो जो लोग अभी से एडमिशन ले लेते हैं उनको आगे तक फायदा मिलता रहता है, आगे भी पेड बैचेस आएंगे, आगे भी आपको मौका मिलेगा ज्वाइन करने का हर मंथ, लेकिन फी वही रहती है। तो जो लोग पहले से जुड़ते हैं मैक्सिमम लाभ आपको मिलता है। तो इस वजह से आप लोग जो लोग सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, 2025 की लॉन्ग टर्म तैयारी करना चाहते हैं, 3 स्टेज की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की कैसे आप 3 स्टेज में तैयारी कर सकते हैं, सब कुछ इसमें बताएंगे। सो 3 स्टेज की तैयारी करने के इच्छुक लोग अभी से पेड बैच को ज्वाइन करके रख सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस संस्थान का ये लगभग 10वां वर्ष है। मोडस ऑपरेंडाई ज़्यादातर लोग जानते हैं, ज़्यादातर चीज़ें हमने ट्रांसपेरेंट रखी हैं, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट तरीके से चलती हैं। ऐप पर भी आप एडमिशन लेते हैं, सारी टर्म्स एंड कंडीशन पहले बता दी जाती हैं। टेलीग्राम कोर्सेज में आप आते हैं, सारी चीज़ें पहले से बता दी जाती हैं आपको। जितनी आप फी पेमेंट करते हैं उससे ज़्यादा ही सर्व किया जाता है। पिछली बार का भी एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं, मार्च से लेकर दिसंबर तक फ्री ऑफ कॉस्ट हमने सारी चीज़ें अपडेट की, डिस्कशन ग्रुप से लेकर और करंट अफेयर से लेकर, यूपी करंट अफेयर से लेकर, क्विज ग्रुप के क्वेश्चन से लेकर और एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज जिनका कमिटमेंट हमारा नहीं था फी पेमेंट के समय, वो भी हमने आप सभी को उपलब्ध करवाई और उससे एग्जाम में आया भी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम कोई शॉकर नहीं था। ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स ने जो एक काम किया है, ये शॉकर वर्ड का काफ़ी प्रयोग किया है। मैंने देखा भी यूट्यूब में, ज़्यादातर तो समय नहीं मिलता इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन थंबनेल में देखा ज़्यादातर लोगों ने शॉकर, शॉकिंग या फिर कह सकते हैं अचंभे वाला या फिर इन शब्दों का प्रयोग किया है इस बार के प्रीलिम्स के लिए। फैक्चुअली देखा जाए तो ये बात सच भी साबित हो सकती है, क्योंकि 2019 के बाद अगर हम देखें सबसे टफ पेपर यही पड़ा है। ये बात तो सच है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐसा एग्जाम एंटिसिपेट नहीं किया था किसी संस्थान ने। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज संस्थान की आप टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, उसके नंबर ऑफ पेजेस गिनेंगे उससे आपको अंदाजा पड़ जाएगा। ये पेपर जो है 36 पेजेस का आया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कोई भी टेस्ट सीरीज जो है 38 पेज से नीचे की नहीं होती रही है। 2020 से ही आपने देखा होगा सिस्टमाइज जब से हमने किया सारी चीज़ें, 36 पेज से नीचे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज कभी रही नहीं है। और हम लोग सारी चीज़ें ऑफिशियल एग्जाम के फॉन्ट वगैरह के हिसाब से मैच करा के करके करते हैं। तो हमने एंटिसिपेट किया था कि पेपर टफ भी हो सकता है, ज्ञान सर ने आपको बताया भी था और वही हुआ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज संस्थान सारे सिनेरियोज के लिए तैयारी कराता है। हम उन संस्थानों में से नहीं हैं कि आपको इजी वाले चीज़ों की तैयारी कराएं, आपको दिग्भ्रमित करें और जब पेपर कठिन आ जाए तो आयोग की बुराई करने बैठ जाए, जो कि बिल्कुल सही तरीका नहीं है। सीरियस स्टूडेंट्स को दिग्भ्रमित करने वाले तरीके हैं और अपना एडमिशन फिर से गेन करने के ये चीप टैक्टिक्स हैं, इससे सभी को बचना चाहिए। हमने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एज अ टीम ने पहले ही स्टूडेंट्स को तैयार कर रखा था इसके लिए, चाहे टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो, चाहे क्विज क्वेश्चंस के माध्यम से हो। हमने अपना स्टडी मटेरियल भी अपडेट किया था।
आपको 5th एडिशन की लिस्टिंग कंपाइलेशन इसी वजह से दी गई थी, उसको एनहांस किया गया था, कुछ टेक्स्ट बढ़ाए भी गए थे इसीलिए क्योंकि हमने एंटिसिपेट कर लिया था आरओ 2021 के बाद। और आरओ का प्रीलिम्स हुआ था, कैंसिल हुआ पेपर जो फेब में हुआ था, उसमें हमने एंटिसिपेट कर लिया था कि आयोग बदल रहा है, इसमें टफ क्वेश्चंस पीसीएस के एग्जाम में भी आ सकते हैं। सोशल मीडिया एक्सपोजर और जो इंफॉर्मेशन एक्सेस जो बढ़ा है, उसने कई सारी चीजें जो है इस तरीके से कर दी हैं कि लोग किसी बात पर सवाल उठाने लग रहे हैं, चाहे वो जायज हो या फिर नहीं। आयोग का क्या काम है? आयोग का काम है परीक्षा कराना। आयोग का एक अधिकार है, मतलब उनका अनन्य अधिकार है कि वो किस प्रकार का पेपर सेट करेंगे, कैसे विशेषज्ञ रखेंगे। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, सबसे पहले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम ने उसका क्रिटिक किया है पास्ट में भी, लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आंसर की में गलती है निश्चित तौर पर, सोशलिस्ट पार्टी वाले क्वेश्चन में निश्चित तौर पर उत्तर गलत है, इसको चेंज करना पड़ेगा आयोग को। लेकिन आप आयोग या इनकी टीम से ये आशा नहीं कर सकते हैं कि आपके मंतव्य के या फिर किसी कोचिंग संस्थान के मंतव्य के सवाल पूछे जाएं। कोचिंग संस्थान का काम ये होना चाहिए कि जो प्री डिफाइंड सिलेबस है, जो नोटिफिकेशन के साथ पब्लिश होता है, उस सिलेबस के हिसाब से कोई भी कोचिंग संस्थान, चाहे हमारा हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति का, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, उनका काम है तैयारी कराना। और तैयारी इस तरीके से ईमानदारी से लोगों को करानी चाहिए कि चाहे जैसे प्रश्न पूछे यूपीपीएससी आयोग के एक्सपर्ट पेपर में छापे, उनको स्टूडेंट्स करने में सक्षम महसूस करें। अगर आपने एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट फी चार्ज किया है तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और लीगल जिम्मेदारी बनती है कि हर कोशिश की जाए कि स्टूडेंट्स अपने आप को तैयार महसूस करें उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए जो आयोग सेट करने वाला है। लेकिन आजकल उल्टी चीजें हो रही हैं। आजकल हो क्या रहा है कि कैंडिडेट को अपने हिसाब से कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है पढ़ा रहे हैं, और जो पढ़ा रहे हैं उसी को अंतिम सत्य बता रहे हैं, और कोचिंग सेंटर्स जो उनकी गलती की वजह से उनके छात्र परफॉर्म नहीं कर पाए, अब वो अपना ठीकरा जो है आयोग के सिर और उनके विशेषज्ञों के सिर फोड़ना चाहते हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, पेपर में यूपी स्पेशल से सवाल नहीं आया, पेपर ऐसा था, पेपर वैसा था, पेपर ऐसा नहीं बनना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं पेपर लेंदी था, जो बात सच है। लेकिन क्या पेपर लेंदी होगा या नहीं होगा, क्या ये स्टूडेंट डिसाइड करेंगे? ऑब्वियसली नहीं। क्या ये कोचिंग सेंटर्स डिसाइड करेंगे? क्या ये आप और हम डिसाइड करेंगे? नहीं। हम लोग क्या देखेंगे कि जो सिलेबस है उससे बाहर सवाल ना आए, आंसर की में कोई सवाल गलत ना रहे, और उसके लिए ऑब्जेक्शन भी प्रोसेस बनाई है आयोग ने, वो आगे चीजें चलेंगी, और जो क्वेश्चन गलत है उसका प्रूफ भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम आपको सर्व कर देगी फ्री वाले टेलीग्राम में। कुल मिलाकर मानना हमारा यह है, और ऐसा सभी के दिमाग में होना चाहिए जो लोग नई तैयारी करने उतरे हैं, कि जितना भी इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, इसमें कुछ लोग ऐसे धूर्त टाइप के लोग आ गए हैं कि आपको हर तरफ से मिसगाइड करना चाहते हैं अपनी दुकान चमकाने के लिए। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए, अदरवाइज आपकी प्रिपरेशन इफेक्ट होती रहेगी, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। स्ट्रैटेजी में आगे बढ़ने से पहले और सारी चीज़ों को बताने से पहले, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के परफॉर्मेंस को, जैसा कि हमने वादा किया था आपसे पहले भी, हमेशा की तरह डिस्क्लोज कर देना जरूरी है। 110 क्वेश्चन डायरेक्टली आए, 108 जो लिखा हुआ है ये पहले का फिगर लिखा हुआ है, अभी हमारी टीम ने पीडीएफ अपडेट कर दी होगी, फ्री वाले ग्रुप में आप देख सकते हैं। 2 क्वेश्चन और मिले पेड क्विज ग्रुप से, उसको भी हम इस पीडीएफ में जोड़ करके अपडेट कर देंगे। इसको 110 पढ़ा जाए, अपडेटेड पीडीएफ फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगी। 110 क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं और कुल मिलाकर 120 सवाल आए हैं। कई क्वेश्चन डिस्कशन ग्रुप पर ऑडियो मैसेज में से हैं, उनको हम नहीं क्लेम कर रहे हैं क्योंकि वो ऑडियो में है, वो रिटन फॉर्म में नहीं थे। जो हमने ऑडियो वगैरह दिए थे उससे क्वेश्चन आए। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं 110 सवाल भी अगर आप लेकर के चलें, और कट ऑफ कितना जाएगा इस टफ पेपर में। कट ऑफ जो है 77 से 82 क्वेश्चन से ज्यादा जाने की उम्मीद ही नहीं बन रही है यूआर के लिए, अन्य कैटेगरीज के लिए उससे भी कम। तो ऐसा नहीं है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने जो भी दिया है सारी चीजें ही पढ़नी है, सारी चीजें रटनी होती हैं और सारे सवाल सही करने होते हैं, ऐसा कभी होता ही नहीं है। सारे सवाल आप कर भी नहीं सकते हैं। पिछली बार इजी पेपर आया था, कट ऑफ 124 125 चला गया था, काफी हो हल्ला हुआ था, लेकिन तब भी बात लेजिटिमेट थी कि नंबर ऑफ सीट्स काफी कम थी और एग्जीक्यूटिव का कट ऑफ जो है थोड़ा सा ज्यादा ही गया था, और ये बिल्कुल एंटिसिपेटेड भी था। पेपर का लेवल उतना हाई नहीं था, इजी मॉडरेट लेवल का था। और इस बार पेपर टफ लेवल का है, बिल्कुल अनिश्चित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेपर लेंदी और टफ लेवल का था तो कट ऑफ गिरेगा। 77 से 82 क्वेश्चन जिसके भी हैं, चाहे आप जिस भी कैटेगरी में आते हो, यूआर या फिर अन्य कैटेगरी, आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अन्य कुछ कैटेगरीज का, रिजर्व कैटेगरीज का 75 या 74 या 73 के आसपास होना चाहिए, इसके अराउंड आपके हैं, तो आप बिना किसी विचार विमर्श में पढ़े हुए तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर नहीं भी होता है तो आप मेंस का सिलेबस पढ़ चुके होंगे, और मेंस का सिलेबस अगले साल बदल नहीं जाएगा। मेंस का सिलेबस आप पढ़ चुके होंगे, आपको फायदा मिलेगा। आंसर राइटिंग तब आप कर लीजिएगा, करंट अफेयर अपडेट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा एनालिसिस है। 110 क्वेश्चन जो आए हैं आप इसको पढ़ सकते हैं। सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसका अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। इंडिकेशन यहाँ पे दे दिया गया है, समझने वाले समझ जाएंगे। बाकायदा इसमें लिख दिया गया है कौन सा क्वेश्चन पीडीएफ नोट्स में से है, कौन सा लिस्टिंग कंपाइलेशन में से है, कौन सा डे वाइज रिवीजन में से है, कौन सा डायरेक्टली टेस्ट सीरीज में से है, कौन सा पेड क्विज में से है, सब कुछ लिख दिया गया है। हमारी टीम कई बार उतना ही देती है जितना एग्जाम के लिए जरूरी होता है। ये चीज जो है आप देखिए खुद भी, और लोगों को भी दिखाइए। कई लोगों ने अब ये फसाड अपना क्रिएट कर रखा है,
हमको आगे ना बढ़ने देने के लिए कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम बहुत सारे करोड़ों पेजेस के नोट दे देती है, और जबकि करोड़ों पेजेस होता कितना है उनको नहीं पता है। करोड़ों पेज में पूरा 2-3 कमरा भर जाता है, इतना भी नहीं पता है उन बेवकूफ़ लोगों को। खैर उस पे नहीं जाएँगे। जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं एग्ज़ाम के लिए, वो जो है इसमें दी जाती हैं आपको। चाहे वन लाइनर टाइप के प्रश्न हो वो आप कर सकते हैं, चाहे टफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो इस तरीके के वो भी आप निकाल सकते हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, रैंडम फैक्ट्स हो, वो आप कर सकते हैं। असर्शन रीजन वाले काफ़ी सारे सवाल आए थे, वो आप निकाल सकते हैं। ये जो सर्वसुलभ है वो हमने दिया, जैसे पीवाईक्यू में से है डायरेक्टली तो इसको यहाँ से लिया, बाकी स्टडी मटेरियल में भी है और पेड क्विज में भी कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस रहा होगा। मतलब मल्टीपल जगह से है। हम सिलेबस को 2-3 आयामों पर खत्म करते हैं। पहला स्टडी मटेरियल होता है, फिर टेस्ट सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन उसमें कराया जाता है, और फिर तीसरा है पेड क्विज, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर और आपके जैसे क्वेश्चन आने वाले होते हैं उनको प्रेडिक्ट करके उनको उसमें सॉल्व कराया जाता है। तो तीनों जगह से अलग अलग आ सकता है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली स्टडी मटेरियल में से मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली टेस्ट सीरीज में से मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन जो है पेड क्विज में से मिल जाएंगे डायरेक्टली। कई सारे लोगों ने क्लेम किया था कि जो है योजना से इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं। सारे के सारे योजना क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के कंटेंट से किए जा सकते थे, आप खुद ही देख सकते हैं। ये माल्थुसियन थ्योरी के लिए हमने अलग से वीडियो में भी समझाया था। ये पूरा जो ये पूछा गया है इस थ्योरी को मैंने बाकायदा वीडियो बनाकर समझाया था, पेड क्विज में इसको डाला था। तो इस बार वीडियो का भी महत्व रहेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 2024 के कोर्स में वीडियो क्लासेस भी दी गई थी और उससे काफ़ी फायदा मिला लोगों को। कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हुई लोगों को, और जो है ऐसे वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। योजना करीब 16 योजना या 20 योजना पूछी गई थी पेपर में, सारे की डेट्स वगैरह हमने मेंशन की थी। चाहे पॉलिटी के प्रश्न ले लें, चाहे ज्योग्राफी के कंसेप्चुअल क्वेश्चन ले लें, हिस्ट्री के क्वेश्चंस ले लें, करंट अफेयर के तो सारे के सारे सवाल आप हमेशा की तरह कर सकते थे। करंट अफेयर में अब जो है ये अपवाद ही होगा कि हमारे कंटेंट से कोई सवाल ना आया हो, या फिर अगर 2-3 साल पहले का पूछ लिया तो उसको नहीं हम लोग काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो भी सवाल अगर पूछा जाएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट से आप उसको कर सकते हैं, करंट अफेयर का हो, और स्टैटिक के उतने नंबर ऑफ सवाल निकाल सकते हैं जिसके लिए आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम सारे प्रूफ देती रही है। ये करीब 99 पेज की पीडीएफ है, आप खुद ही इसमें पढ़ लीजिएगा। पूरी पीडीएफ स्क्रॉल करने में बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और वो हमारी स्ट्रैटेजी के काम का नहीं रहेगा। जिनको जिज्ञासा है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी सारे लोगों को सारी चीज़ें पता है। 2026 में 25 में भी हम ऐसे ही आपको सारे प्रूफ देंगे और कोशिश करेंगे कि टफ क्वेश्चंस के पेपर में भी आपको जो है 120 से 130 सवाल जो है हम सही करके दे सकें। अब लोगों ने मार्केट में इतनी हाइप बना रखी 2024 के पेपर की, तो इसकी ओवरऑल ऑनेस्ट एनालिसिस क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली बात ये है कि वन लाइन में इसको डिस्क्राइब करेंगे 2024 वाले पेपर को, तो एक लेंदी और डिफिकल्ट लेवल का पेपर था, क्योंकि नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस जिस भी पेपर में कम होते हैं वो डिफिकल्ट लेवल का पेपर बन जाता है, और नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है 30 कहे जा सकते थे। बाकी करीब 100 सवाल जो है इसमें मॉडरेट लेवल के थे और बाकी सवाल डिफिकल्ट लेवल के थे। तो इस वजह से ओवरऑल पैकेज बनता है, डिफिकल्ट टू मॉडरेट लेवल का पेपर था, और निश्चित तौर पर डिफिकल्ट टू मॉडरेट लेवल के पेपर में कट ऑफ भी कम जाती है। एक डिफिकल्ट लेवल के पेपर में नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं, मॉडरेट डिफिकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, और पीवाईक्यू से कम आएगा निश्चित तौर पर। पीवाईक्यू से बहुत ही कम इस बार आया था। पिछले अगर 10 सालों के पेपर में देखें तो सबसे कम पीवाईक्यू इसी पेपर में देखे गए थे। पीवाईक्यू आप गिनती पे गिन सकते हैं, मेरे हिसाब से 9 से 11 से ज़्यादा सवाल पीवाईक्यू से नहीं पूछे गए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों मिलाकर। डायरेक्टली तो 2 या 3 सवाल आए थे, इनडायरेक्टली करीब 7-8 सवाल आए थे। 10-11 सवाल से ज़्यादा पीवाईक्यू से नहीं सॉल्व किए जा सकते थे इस पेपर में। अब तक का रिकॉर्ड सबसे कम रहा है। न्यू कमर्स के लिए शॉकर शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो थोड़ा सा मैं सही मानता हूँ। अगर आप पहली बार 2024 वाला एग्जाम देने उतरे थे तो आप शॉक हुए होंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि जो न्यू कमर होते हैं उनको मार्केट फोर्सेस द्वारा हमेशा से गाइड किया जाता है कि पीवाईक्यू पढ़ो, पीवाईक्यू पढ़ो, पीवाईक्यू पढ़ो, पीवाईक्यू पढ़ो, और पीवाईक्यू से 10-11 सवाल से ज़्यादा हो नहीं सकते थे। तो न्यू कमर को निश्चित तौर पर शौक लगा होगा, और उनकी गलती भी नहीं है। उनको जिस तरीके से गाइड किया गया, जिस तरीके से उनको बरगलाया गया, उनका नुकसान तो होना ही था, और कई सारे लोग घबरा भी गए थे। और जैसा कुछ लोगों ने कहा था, आंखों देखा घटना बताया था कि जो है आंखों देखा हाल, कि कई सारे स्टूडेंट्स जो है पेपर बीच में ही छोड़ करके चले गए थे थोड़ा बहुत क्वेश्चन पेपर पढ़ के, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो 10-12 सवाल से ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे। और ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि उनको मिसगाइड किया गया, और मिसगाइड हुए लोग ऐसा स्टडी मटेरियल पढ़ा जिससे आप क्वेश्चन 10-12 से ज़्यादा, 15 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते थे। कुछ लोग कह रहे हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को थोड़ा सा बेनिफिट इसमें मिला है। निश्चित तौर पर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को टफ पेपर में बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि उन्हें अंदाजा होता है किस तरीके से एलिमिनेट करना है सवाल को, और टफ पेपर में कितने सवाल हमें सही वाले अटेंड करने चाहिए, इसका अंदाजा कई बार एक्सपीरियंस कैंडिडेट को होता है। तो निश्चित तौर पर उन्हें हल्का सा लाभ तो मिलता ही है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल हमेशा की तरह रेलिवेंट प्रूफ हुए। पिछली बार हमारे 125 से 130 प्रश्न आ गए थे डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में। पिछली बार कट ऑफ भी ज़्यादा गया था, तो उस हिसाब से हम देखें अगर
और इस बार तुलना करें तो कट ऑफ कम ही जाने वाला है निश्चित तौर पर। तो 110 प्रश्न जो है डायरेक्टली आए हैं, 10 प्रश्न इनडायरेक्टली आए हैं, तब भी 120 तक का आंकड़ा हम टच कर रहे हैं। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टडी मटेरियल पढ़ने वाले इस बार भी कट ऑफ क्लियर करेंगे और उन्हें कोई ऐसी खास दिक्कत होने नहीं वाली है। कुल मिलाकर ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि एक लॉन्ग टर्म और अच्छे एफर्ट की आपको ज़रूरत है। जो शॉर्टकट्स ट्रिक्स वगैरह अपनाई जाती थी, कुछ लोग जैसे क्लेम करते थे, खासकर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ने ये सब भ्रमजाल फैलाया था। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके समय की कुछ बात और रही होगी। हमेशा ज्ञान देने से पहले काल परिस्थिति और जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है उसका एनालिसिस करे बिना किसी को ऐसे मिसगाइड नहीं करना चाहिए। ठीक है? आप एक ज़िम्मेदार पद पर हैं, आपको लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए कि जो चीज़ें आपने पढ़ी थी उसी को पढ़ करके कट ऑफ निकाला जा सकता है, ऐसा भ्रम मत फैलाइए क्योंकि आपने जिस समय पढ़ा होगा उस समय परिस्थिति और क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पूछने का तरीका वो सब अलग रहा होगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि एक सस्टेन्ड एफर्ट की ज़रूरत है आपको, एक लॉन्ग टर्म एफर्ट की ज़रूरत है, प्रीलिम्स को सीरियसली लेने की ज़रूरत है और एक ऐसी अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए कि आप प्रीलिम्स से पहले मैक्सिमम अपना मेंस का सिलेबस भी एटलीस्ट पढ़ चुके हों और प्रीलिम्स हो जाने के बाद आंसर राइटिंग और बाकी सारी चीज़ें करंट अफेयर अपडेट करना और आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट ही आपका रह जाए, बाकी सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हों। और प्रीलिम्स से जो करीब 70 से 90 दिवस का समय काफ़ी क्रूशियल होता है, जिसमें आपको सिर्फ प्रीलिम्स से के लिए ही पढ़ना होता है। उसमें आपको क्वालिटी स्टडी मटेरियल पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी है। कई सारे लोगों ने सिर्फ पीवाईक्यू को प्रैक्टिस का जो सोर्स बना रखा है, ऐसे लोगों के झांसे में मत आइएगा। आप खुद ही देखिए कि प्रैक्टिस किन सोर्सेज से करना है। प्रैक्टिस सिर्फ उन्हीं सोर्सेज से करना है जो आपको फ्रेश क्वेश्चंस देते हों, प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से, रीसेंट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से आपको सवाल करा रहे हों और ऐसा एकमात्र अभी तक इंस्टीट्यूट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है। सारे प्रूफ हमने दे दिए हैं, पेड क्विज से आए हुए क्वेश्चंस दिखा दिए हैं, टेस्ट सीरीज से आए हुए सवाल दिखा दिए हैं और स्टडी मटेरियल से आए हुए सवाल हम दिखा चुके हैं। इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। पीवाईक्यू बेस्ड सवाल अब आपको हेल्प नहीं करेंगे, सिर्फ आपका बर्डन ही बढ़ाएँगे। आपको लगेगा कि मैंने 10,000 पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, लेकिन उससे प्रोडक्टिव चीज़ें कुछ नहीं निकलेंगी। आप उससे एग्ज़ाम में सवाल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है ऐसे 10,000 सवाल लगाने का? तो ये रहा ओवरऑल एनालिसिस 2024 प्रीलिम्स कैसा आया था और 2025 के लिए क्या यहाँ पे हम लोग करेंगे। 2025 के पेड बैच में ज़्यादातर चीज़ें हम सेम ही रखने वाले हैं क्योंकि जो मॉडल वर्क कर रहा है उसको बार-बार छेड़ने का कोई मतलब नहीं है। हमारा मोडस ऑपरेंडी वही रहेगा, 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी हम आपको अभी बताने वाले हैं। इस वीडियो में ध्यान से देखते हुए चलिएगा। 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी आपको इस तरीके से तैयार करती है कि प्रीलिम्स से पहले आप मेंस का एक मेजर चंक पढ़ करके तैयार कर चुके हों और प्रीलिम्स हो जाने के बाद प्रीलिम्स में अपना सिलेक्शन लगभग सुनिश्चित करने के बाद आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट और बाकी सारी चीज़ों के लिए लग जाएं, करंट अफेयर अपडेट के लिए और अपना सिलेक्शन मेंस में भी सुनिश्चित कर सकें। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो है थोड़ी सी बड़ी ही बनती है, इस वजह से सारी बातें ध्यान से सुनते हुए चलना है। बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे जिसमें आप अच्छे आंसर भी लिख पाएं और अपने आप को बिल्कुल तैयार महसूस करें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अपने मॉडल में कोई बिग चेंज नहीं करने वाला है। 2024 में हमने जो चीज़ इंट्रोड्यूस की थी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स की, उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी रहेगी। पहले स्टेज में बेसिक होगा, सेकंड स्टेज में आपको मेंस के स्टडी मटेरियल के साथ अन्य चीज़ें प्रीलिम्स वाली पढ़ते हुए चलना है। लास्ट के जो प्रीलिम्स एग्जाम डेट से पहले के जो 70 से 90 दिवस होते हैं उसमें प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल दिया जाएगा जिसको हम लोग सिलेक्शन मटेरियल नाम से भी सेल करते हैं बाद में, नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट पेजेस करके। तो वो सब आपको दिया जाएगा अपडेट करके, वो उसी समय मिलेगा। एग्जाम से 70 से 90 दिवस जब बचे होंगे तब हम आपको उपलब्ध कराएंगे प्रीलिम्स का अपडेटेड स्टडी मटेरियल 2025 वाला। उसको आप पढ़ करके चाहे इससे भी टफ पेपर आ जाए तब भी आप कट ऑफ निकाल सकेंगे। इससे इजी आ गया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल तब भी निकाल लेंगे कट ऑफ भर के। और कभी भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता है। काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो बैठे मार्केट में, उनके भरोसे मत रहिएगा और ना ही किसी भी इंस्टीट्यूट को ऐसा करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी बेस्ड काम नहीं करना चाहिए कि ये आया तो ये ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है। ऐसे चीज़ें नहीं काम करती हैं। आयोग ने एक सिलेबस दिया है और सिलेबस की तैयारी हमको हर इस तरीके से करना चाहिए आयाम से कि हम अपना कट ऑफ निकाल सकें। अभी साल टफ पेपर आया, ऐसा हो सकता है 2025 में जब लोग खड़े होंगे जिस दिन पेपर होगा, हो सकता है इजी मॉडरेट पेपर आ जाए, लेकिन तब कट ऑफ बढ़ जाएगा, उसमें फिर ज़्यादा नंबर ऑफ सही क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की स्ट्रैटेजी रहेगी 2025 के लिए। कंसेप्चुअल डिटेल इस साल ज़्यादा पूछें तो हम उस पर फोकस करेंगे अपने स्टडी मटेरियल को डेवलप करने में और अपने पेड क्विज़ेस को बनाने में, टेस्ट सीरीज को बनाने में। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखी जाएगी कि अगर पेपर ईजी वाला आ गया, फैक्चुअल वाला आ गया, तो फैक्चुअल अपडेट्स भी रहें आपके पास। मतलब सारे आयामों के लिए आपको तैयार करेंगे। कंसेप्चुअल चीज़ें इस साल ज़्यादा आई तो कंसेप्ट पे फोकस तो करेंगे ही, उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मान लीजिए फैक्चुअल सवाल एक बार फिर से लौट आए, सारे के सारे फैक्ट्स आ गए, तो उसके लिए भी तैयार करेंगे आपको। स्टडी मटेरियल हमेशा की तरीके से अपडेट होगा। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, एनवायरनमेंट का, करंट अफेयर हमेशा की तरह हर मंथ आपको मिलेगा। स्टेट करंट अफेयर भी मिलेगा।
और वीडियो लेक्चर्स जो है आपको मिलेंगे, वीडियो लेक्चर ज़रूर देखिएगा। कई सारे जो क्वेश्चंस हैं जैसे माल्थ्यूरियन थ्योरी वाला हो गया, बल्बन वाला सवाल हो गया। अब बल्बन वाला जो सवाल पूछा था उसमें कई सारे लोग गलत करके आए हैं। उन्हें लगा था कि कथन और कारण एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब कारण जो है वो कथन को एक्सप्लेन कर रहा है जबकि एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। ठीक है? तो ऐसे सवाल आप तभी सही कर पाएँगे जब आपको ओवरऑल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में होगी। टेस्ट सीरीज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की हमेशा एग्जाम से एक लेवल ऊपर रही है। एग्जाम ने अपना लेवल बढ़ाया है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लेवल थोड़ा सा और अपग्रेड करेंगे इस साल टेस्ट सीरीज में, और इंश्योर करेंगे कि और भी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है टेस्ट सीरीज से आए एक्चुअल पेपर में, और स्टडी मटेरियल को भी इस हिसाब से अपडेट करेंगे। जो कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत हमारे से नहीं आ पाए हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला या फिर कुछ अन्य क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन तो करने भी नहीं होते हैं। अनडूएबल टाइप के क्वेश्चन पूछता ही है आयोग कई बार स्टूडेंट्स को, थोड़ा सा उनका मेंटल लेवल चेक करने के लिए एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न नहीं करने होते हैं। ये आपको भी पता है, सर ने भी बताया था आपको एग्जाम से 2 दिवस पहले की स्ट्रैटेजी में, और स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम ने हमेशा बताया है कि स्टेट पीसीएस में हमेशा ही कुछ सवाल ऐसे डाले जाते हैं जो सिर्फ आपको चेक करने के लिए होते हैं। उनका आंसर सिर्फ और सिर्फ आयोग और उनके एक्सपर्ट जिन्होंने फ्रेम किया वही बता पाते हैं। आपसे उम्मीद नहीं की जाती है कि आप उन कठिन वाले सवाल को भी सॉल्व करें, लेकिन हमें बस वो नंबर टारगेट करना है, हमें बस वो नंबर चाहिए जिससे हमको मेंस का टिकट मिल जाए और कुछ नहीं। पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अगर आप शुरू-शुरू में तैयार हुए हैं, पीसीएस एग्ज़ाम आपका सपना है, आपने कई लोगों से सुन करके या फिर सेल्फ मोटिवेट होकर के तैयारी करने का निर्णय लिया है, तो ये बात पहले ही समझ लीजिए, ये हमेशा काम आएगी, चाहे आपने हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप जॉइन किया हो या ना किया हो, या फिर आगे करने वाले हो या फिर कभी नहीं करने वाले हो। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सेल्फ स्टडी जो है किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन में, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही एक एसेंशियल कंपोनेंट है। इसको कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती है, और इसका रिप्लेसमेंट ढूँढना अपने आप को धोखा देने के बराबर है। सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। प्रीलिम्स में आपको फैक्ट खुद ही तैयार करने पड़ेंगे। फैक्ट कोई भी टीम दे दे आपको, कोई भी इंस्टीट्यूट दे दे, कोई भी पब्लिशर आपको दे दे, लेकिन आपको तैयार खुद करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई ओपन बुक टेस्ट तो है नहीं। आप जो है अकेले जाते हैं, ओएमआर शीट और क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखा जाता है और आपको गोला भरना होता है। कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की सहायता आप ले सकते हैं। तो आशा ये है कि आपको एग्जाम देने से पहले फैक्ट को पढ़ना होता है। एग्जाम के समय आप किसी भी चीज़ की हेल्प नहीं ले सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी करना बहुत यहाँ पे ज़रूरी है, और मैथमेटिक्स की तरीके से इसको एक तरीके से कंसेप्चुलाइज़ करिए कि जीएस भी एक तरीके से वही हो गया है। आपको क्वालिटी स्टडी मटेरियल पढ़ना है। कई सारे सवाल ऐसे होंगे जो डायरेक्टली कहीं पर उनका मेंशन नहीं होगा, लेकिन इतनी सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी होगी, उसकी सहायता से आप उस क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुँच पाएँगे। ठीक? अब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप भी इसी अवधारणा पर काम करता है कि स्टूडेंट को स्टडी करना ज़रूरी है। जो भी चीज़ें हम देंगे स्टूडेंट को, उसको खुद से पढ़ना ज़रूरी है। हम लगातार अपना सपोर्ट बढ़ाते जाएँगे। जैसे पहले सिर्फ नोट्स दिए जाते थे, टेस्ट सीरीज़ दी जाती थी, सिलेक्शन मटेरियल दिया जाता था, अपडेट वगैरह दी जाती थी ऑडियो मैसेज के माध्यम से। हमने देखा कि अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी एनहांस किए, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस भी अब मिलने लग रही हैं। आप उसको देख सकते हैं और कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, कितनी बार रिवाइज़ कर सकते हैं। तो हमने वो बदलते पैटर्न के हिसाब से, क्वेश्चंस के बढ़ते लेवल के हिसाब से अपनी सर्विसेज बढ़ाई। लेकिन जब तक स्टूडेंट उन रिकॉर्डेड वीडियो को खोल करके देखेगा नहीं, उसको समझेगा नहीं, उससे समझने का प्रयास नहीं करेगा, अगर उसमें कोई डाउट होता है तो डिस्कशन ग्रुप में पूछेगा नहीं, तब तक स्टूडेंट का कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। तो यहाँ पर जो मेन काम किसका है? स्टूडेंट का। हमने नोट्स दिए, हमने पेस्ट नोट्स दिए, हमने स्कीम के नोट्स दिए, हमने कमेटी के नोट्स दिए, लेकिन जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं, आप ओएमआर पर सही गोला नहीं भर पाएंगे। मोडस ऑपरेंडाई जैसे दिखाई गई डायग्राम में और फ्लो चार्ट में वैसे ही वर्क करती है। स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, क्वेरी डालते हैं, हम उनको एनरोल करते हैं, जो भी फ़ी होती है निर्धारित उसको लेकर के हमारी टीम एनरोल कर देती है। फिर आप हमसे जुड़ जाते हैं एक बैच के तहत। टेलीग्राम पर चलता है तो टेलीग्राम पर होता है, ऐप पर चलता है तो ऐप में होता है। जैसे टेलीग्राम पर चलेगा तो टेलीग्राम में आपको जोड़ा गया एक स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप होता है, उसमें सारे स्टडी मटेरियल आएंगे, डेली करंट अफेयर आएगा, मंथली करंट अफेयर आएगा, आगे जो अपडेट्स होंगी वो आएंगी, प्रीलिम्स का सिलेक्शन मटेरियल आएगा, कोई एरर करेक्शन वगैरह जरूरी है, अपडेट जरूरी है तो वो दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर उसमें मिलेंगे, उस सबको स्टूडेंट पढ़ेंगे। ठीक, रेगुलर बेसिस पर उनके टेस्ट होंगे, पेड क्विज शुरू हो जाएगी एक निश्चित तारीख से, उसको आप करते जाएंगे और फिर फीडबैक अपने देखेंगे, कौन कौन से सवाल आप गलत कर रहे हैं, कौन से सही कर रहे हैं, उसमें एनालिसिस करेंगे। आप एनालिसिस करके भी अगर आउटकम सही नहीं निकल पा रहा है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के डिस्कशन ग्रुप में आकर के अपना सवाल डाल सकते हैं। एडमिन आपको आपको गाइड करेंगे, कहाँ आप फंस रहे हैं, क्या गलतियां हो रही हैं, कैसे उसको सुधार की जा सकता है, सारी चीज़ें जो है एडमिन आपको बताएंगे। तो स्टडी मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम देगी, प्रैक्टिस रिसोर्स हम देंगे, और जो है बाकी सारी अपडेट्स हम देंगे। एनालिसिस आपको खुद से करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी स्टूडेंट को करना पड़ेगा। जो भी प्रैक्टिस रिसोर्स दिए जाएंगे उसकी प्रैक्टिस स्टूडेंट को खुद करना पड़ेगा। आप फंसते हैं, आप डाउट में आ जाते हैं,
आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है कि इतने सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम के एडमिन से बात कर सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में। जो लोग फुल पेड ग्रुप में, उनको डिस्कशन ग्रुप का भी सपोर्ट मिला होगा। कोई आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, कोई आपको क्वेश्चन गलत लग रहा है, कोई फैक्ट में डाउट आ रहा है, कोई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं बन पा रही है। जैसे इस बार निश से जो क्वेश्चन आया था, प्योरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। आप कोई टर्म है जो नहीं समझ पा रहे हैं, आप जो है किसी टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, हिस्ट्री में कोई क्रोनोलॉजी में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, किसी डायनेस्टी के फाउंडर का नाम आपको 2 जगह अलग-अलग मिल रहा है। ऐसी तमाम सारी चीज़ें जो है आप डिस्कस कर सकते हैं और अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा बैच चलता है और लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट एनरोल होता है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम उसको सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराती है जो भी सिलेक्शन के लिए ज़रूरी हो सकता है। उसको स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, उसको एनालाइज़ करना पड़ता है, उसके साथ लगे रहना होता है और फिर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं और बातचीत हमसे कर सकते हैं, डाउट सॉल्व करा सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में। तो जो भी बैच आपने परचेज़ किया होगा उसमें सारे कमिटमेंट आपके टाइमली पूरे किए जाएँगे। आशा ये है कि अगर आपने सिर्फ़ टेस्ट सीरीज़ विद करंट अफेयर का पेड बैच जॉइन किया तो टेस्ट सीरीज़ और करंट अफेयर का सपोर्ट उसमें मिलेगा। अगर आपने ओनली करंट अफेयर का पेड बैच जॉइन किया तो उसमें करंट अफेयर, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट करंट अफेयर का सपोर्ट उसमें मिलेगा। फुल पेड बैच हमारा वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में ऑपरेट करता है। यानी कि सारी चीज़ें आपको जगह पर मिलेंगी। प्रीलिम्स की पूरी तैयारी आप कर पाएँगे। सारा स्टडी मटेरियल जो ज़रूरी है, संपूर्ण गाइडेंस जो ज़रूरी है, सारे तरीके के प्रैक्टिस रिसोर्सेज़ जो ज़रूरी हैं, सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिल जाते हैं। डिस्कशन ग्रुप या फिर डाउट क्लियरेंस ग्रुप का सपोर्ट भी आपको मिलता है उसमें। कोई भी आपका डाउट है स्टडी मटेरियल से संबंधित, प्रैक्टिस रिसोर्स में से टेस्ट सीरीज़, पेड क्विज़ से संबंधित आपका डाउट है, कोई अन्य डाउट है तैयारी से संबंधित, आप जो है डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। और डिस्कशन ग्रुप की सुविधा केवल फुल पेड ग्रुप मेंबर्स को मिलती है। वर्ष 2024 में भी प्रीलिम्स में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स दिए गए थे और इस बार भी प्रीलिम्स के पेड बैच में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स का हमारा कमिटमेंट रहेगा। जो लोग फुल पेड बैच में आए हैं उनके मेनली 2 ग्रुप होते हैं, एक स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप होता है और एक डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप होता है। तीसरा पेड ग्रुप जो है क्विज वाला ग्रुप होता है, उसमें ऑलमोस्ट सभी लोग जुड़े होते हैं और जो भी मैसेज हमको कलेक्टिवली अपने पेड ग्रुप स्टूडेंट्स को देना होता है वो हम क्विज वाले ग्रुप में भेजते हैं। तो क्विज वाला ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। फुल पेड बैच में है, ओनली स्टडी मटेरियल वाले में है और अन्य किसी बैच में तो ऑटोमेटिकली आपको जोड़ा जाता है। कुछ लोग केवल पेड क्विज ज्वाइन करने आते हैं तो उनको उसमें जोड़ा जाता है। कुल मिलाकर हमको कोई कॉमन बात कहनी होती है अपने स्टूडेंट्स से, कोई स्ट्रैटेजी शेयर करना होता है तो हम पेड क्विज ग्रुप में डाल देते हैं। बाकी स्टडी मटेरियल ग्रुप जैसा कि नाम है, सारा स्टडी मटेरियल आपको इसमें मिलेगा। पीवाईक्यू कंपाइलेशन से लेकर कोई भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल की पीडीएफ नोट्स और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो है ये स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में आएंगे, डिस्कशन ग्रुप में या डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में नहीं आएंगे। डाउट क्लियरेंस का ग्रुप उद्देश्य ये होता है, उसमें आप मैसेज भेज सकते हैं, कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, पिक भेज करके, सवाल को टाइप करके भेज सकते हैं। वॉइस मैसेज खाली मेंबर्स के लिए ऑफ रहते हैं डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में। बाकी आप इमेज फॉर्म में या फिर जो है टेक्स्ट फॉर्म में अपने डाउट पूछ सकते हैं। ये चीज़ हम पहले ही लिख देते हैं। कुछ लोग इसको थोड़ा-सा सिली मानते हैं कि ये चीज़ें भी कोई लिखने वाली होती हैं। एक्चुअली कुछ लोगों को डाउट होता ही है। कुछ लोग पहली बार टेलीग्राम ग्रुप में आते हैं, कुछ लोग पहली बार जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का बैच जॉइन करते हैं, उनको डाउट रहता है कि हमने इसको जॉइन किया, हम शुरुआत कैसे करें? तो शुरुआत कैसे होगी? सबसे पहले स्टार्टिंग वीडियो देखने की शुरुआत होगी। स्टार्टिंग वीडियो ऑलरेडी आप प्ले कर रहे हैं तो इसका मतलब आप शुरुआत कर चुके हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। फिर एक सेकंड वीडियो हम छोटा-सा बना करके देंगे आपको कि पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें, उसको देख लीजिएगा। इन दोनों वीडियोज़ को देखने के बाद ही आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है और आपको डेली करंट अफेयर से अगले दिवस या फिर जिस भी दिवस में आप जुड़े हों, डेली करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर देना है। वहाँ से पढ़ाई शुरू होगी और जो भी स्ट्रैटेजी में स्टडी मटेरियल बताया गया होगा, उसकी टाइमली स्टडी से आपका जो स्टडी प्रोसेस है वो शुरू हो चुकता है। इनिशियली जो स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप मैसेज में हम लोग अरेंज कर देते हैं लिंक फॉर्म में। स्टेप बाय स्टेप मैसेज कैसे खोलना है सेकंड वीडियो में इसके बारे में बताया गया होगा, इसको देख लीजिएगा। अब इसमें कुछ कमिटमेंट पीडीएफ दी हुई है। कमिटमेंट पीडीएफ हम लोग इसको बोलते हैं टेस्ट सीरीज की पीडीएफ। ये कमिटमेंट में हमारा ये जो भी हमने कमिट किया है आपको मिल के रहेगा। टेस्ट सीरीज जितने बताई गई हैं वो तो मिलती ही हैं। अगर टेस्ट सीरीज हमको पोस्टपोन करना होता है किसी स्टूडेंट के एडवांटेज वाली स्थिति में तो हम करते हैं। मान लीजिए प्रीलिम्स काफ़ी दिन बाद है और हम चाहते हैं कि हम अपनी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में एकदम रिसेंट का करंट अफेयर शामिल करें तो टेस्ट सीरीज को कई बार हम लोग आगे भी बढ़ाते हैं। कई बार आयोग हमको सरप्राइज करता है, एग्जाम डेट पहले दे देता है तो टेस्ट सीरीज को प्रीपोन भी करते हैं हम लोग। तो टेस्ट सीरीज वगैरह का टाइम प्लान इसी पीडीएफ के अंत में लगा हुआ है, मैं शो कर दूंगा आपको। क्विज ग्रुप जो है ये शुरू होगा जल्द, इसमें हम प्रैक्टिस कराएंगे और शुरुआत में बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो एक्चुअली शुरू हो भी चुका होगा पेड क्विज ग्रुप 2025 वाला। ये हम लोग पेड बैच जो है पहले से चला रहे हैं, उसमें क्विज ग्रुप शुरू हो चुका है 2025 वाला। उसमें देखेंगे आप सवाल कई सारे अपलोड भी हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ से शुरू है, जिसका लिंक पेड ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से क्वेश्चंस लगाना शुरू कर देना है आपको। हमारे पेड ग्रुप के फीचर्स हम एक बार बता दे रहे हैं आपको डिटेल में, जिसमें आपको बार बार कंफ्यूजन ना रहे।
सबसे पहली बात ये है कि जैसा हमारा कमिटमेंट है कि सारी चीज़ें एक जगह पर मिलेंगी, और पीसीएस की फाउंडेशन तैयारी में सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि डेली बेसिस पर आप करंट अफेयर वाली चीज़ों से अपडेट रहें। कुछ लोग अपने सोर्सेस बनाते हैं, कुछ लोग ट्विटर जॉइन करते हैं, विभिन्न तरीके की वेबसाइट्स फॉलो करते हैं, कुछ लोग कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर मंगाते हैं, उसका ट्यूटोरियल मार्क करते हैं। यूपीपीएससी की प्रिपरेशन में ऐसा कुछ खास अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो आपको डेली करंट अफेयर का पीडीएफ जो है दोपहर में 3 से 4 बजे तक आपके ग्रुप में अपलोड करके दे दी जाएगा। ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होता है और मिनिमम नंबर ऑफ न्यूज़ उसमें रखी जाती है, जितनी यूपीपीएससी के लिए ज़रूरी न्यूज़ हो सकती हैं, जितने फैक्ट्स यूपीपीएससी के लिए ज़रूरी हो सकते हैं उस न्यूज़ से संबंधित, वो सारी चीज़ें उसमें दे दी जाती हैं। आपको अलग से कुछ भी फॉलो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये तो हो गया डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर कुछ लोग डेली नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो उनको डेली का मंथली कंपाइल करके भी दिया जाता है। वो मेंस के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। अगर आप मेंस का सिलेबस सेकंड स्टेज में पढ़ रहे हैं, तो जो करंट अफेयर आपको मेंस के लिए तैयार करना होता है, वो वही वाला होता है जो डेली का मंथली हम लोग कंपाइल करके दे देते हैं। वो उतना सफिशिएंट होता है। इसके बाद मंथली करंट अफेयर। मंथली करंट अफेयर की 3 पीडीएफ आपको मिलती हैं, इसका आशय समझना है। हर मंथ 3 पीडीएफ मिलती है। एक प्री स्पेशल वाली, ये प्री स्पेशल करंट अफेयर होती है और इसी से एग्जाम में आता है, जो हमने कई सारे स्क्रीनशॉट डाले हैं। पहले 2024 वाले एग्जाम होने के बाद, 2023 वाला होने के बाद, 22 वाला होने के बाद, इसका मतलब यही है कि हमारी प्री स्पेशल करंट अफेयर से ये वाले प्रश्न बने थे। प्री स्पेशल करंट अफेयर जब हम लोग सारी कंपाइल करके एक पीडीएफ के फॉर्म में दे देते हैं, तो उसको करंट अफेयर कंपाइलेशन बोल देते हैं, ईयरली कंपाइलेशन। तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं, प्री स्पेशल वाली से भी आते हैं। तो प्री स्पेशल करंट अफेयर वो पीडीएफ है करंट अफेयर की, जिससे आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर प्रीलिम स्पेसिफिक तैयार करना होता है। डेली का मंथली करंट अफेयर ये मेंस के लिए होता है। मंथली 400-500 एमसीक्यू हम लोग देते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए होता है। इस बार इस वाली पीडीएफ से भी सवाल आए हैं। पहले होता था कि इससे ज़्यादा सवाल नहीं आते थे, लेकिन इस बार इस वाली पीडीएफ से भी जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया 2023 वाले में, 2024 वाले में। सो ये भी ज़रूरी है, इसको भी आप लोग ज़रूर पढ़िए। ये तीनों पीडीएफ आसानी से पढ़ी जा सकती हैं। प्री स्पेशल बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस की होती है। डेली का मंथली थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि उसमें मेन स्पेसिफिक होता है। 400-500 एमसीक्यू जो है आप ऐसे चलते फिरते स्लाइड वाइज खत्म कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछे प्रिंट किसका लेना चाहिए, तो प्रिंट मेरे हिसाब से सिर्फ प्री स्पेशल वाली का लिया जा सकता है। वो भी तब जब आपको नोट मेकिंग का ज़्यादा समय ना मिलता हो। प्रीलिम्स की जो प्री स्पेशल वाली पीडीएफ है, ये हर मंथ में 4 तारीख तक दे दी जाती है। जैसे मंथ खत्म हुआ 30 या 31 का जो महीना होता है, तो उसमें 3-4 दिन आपको वेट करना पड़ता है। पहले मंथली करंट अफेयर का वीडियो दिया जाता है पेड ग्रुप में, और फिर 4 तारीख तक पीडीएफ ये हिंदी इंग्लिश अलग अलग करके हम लोग आपको देते हैं, जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं, जिसको अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। पीडीएफ में पासवर्ड भी लगा रहता है। पासवर्ड क्या है वो आपको ग्रुप में ही बता दी जाता है। टॉप 400-500 ये पीपीटी फॉर्म में मिलता है। इसको चलते फिरते आप स्क्रॉल करते हुए पढ़ सकते हैं। इसका प्रिंट लेना कोई ऐसा खास रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप इसको जरूर पढ़ सकते हैं। अभी भी ये हर मंथ में 9 तारीख तक आपको मिल जाती है। प्रीलिम्स 2025 के लिए सिर्फ मंथली करंट अफेयर आपको 4 तारीख वाली जो है प्री स्पेशल यही तैयार करनी होती है। लगातार इसी को फॉलो करना पड़ता है, लगातार रिवाइज करते रहिए। अगर आप मंथली करंट अफेयर लगातार रिवाइज करते जाते हैं, जो हम ईयरली कंपाइलेशन देते हैं, उसका रिवीजन आपके लिए आसान हो जाता है। मंथली जो 400-500 करंट अफेयर की पीपीटी वाली स्लाइड मिलती है आपको, ये प्रैक्टिस के लिए है, और प्रैक्टिस आप करना चाहें तो करें, स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इससे डायरेक्टली यूपीपीएससी में क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्री स्पेशल वाली कम पड़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे प्रैक्टिस करने से आपकी लय अच्छी बन रही है, क्योंकि कई लोगों ने ऐसा महसूस किया कि प्री स्पेशल पढ़ने के बाद अगर वो 400-500 क्वेश्चन लगाते हैं, तो उसको काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। तो आप इसको लगा सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए है। डेली का मंथली सिर्फ मेन स्पेशल है, वो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा काम का नहीं रहता है। मंथली करंट अफेयर और जो हमारी प्री स्पेशल करंट अफेयर होती है, मतलब मंथली करंट अफेयर प्री स्पेशल वाली और जो डेली करंट अफेयर होती है, उसमें क्या अंतर होता है, कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो उसको समझने के लिए एक अलग से मैंने वीडियो बनाई थी, प्रीवियस ग्रुप को हमने दिया था। उस वीडियो को मैं यहाँ पर भी जोड़ दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि जो प्री स्पेशल करंट अफेयर है, जो मंथ में 4 तारीख को मिलती है, और जो डेली करंट अफेयर वाली आती है, उसमें क्या बेसिक अंतर है, क्या यूटिलिटी दोनों की, और क्या सिग्निफिकेंस है, रिलेवेंस है, इसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान सुनिएगा इस हिस्से से। यूपीपीएससी 2025 के प्रीलिम्स ग्रुप में अगर आप आ गए हैं, तो ये समझिए कि डेली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर में क्या अंतर होता है। स्ट्रैटेजी में मैं कई बार ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन कई बार डाउट अलग अलग से आ रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ डेली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर में क्या डिफरेंस होता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो डेली करंट अफेयर होता है, वो 5-6 पेजेस डेली बेसिस पर आपको मिलते हैं। जैसे न्यूज़पेपर आप लोग स्टडी करते हैं, वैसे ही इसको मानिए, न्यूज़पेपर का सब्स्टिट्यूट है ये। जितना भी जानकारी आपको चाहिए, क्या हो रहा है डेली बेसिस पर, कैसे कैसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो रहे हैं, कोई नई स्कीमें अनाउंस हो रही हैं, नई घटनाक्रम हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कोई नया केस आ रहा है, आपके सिलेबस से जो चीज़ें जरूरी जुड़ी हुई हैं वही यहाँ पे बताई जाती हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ प्योरली जो है सिलेबस बेस्ड होती है। उसमें लिखा भी रहता है कि न्यूज़ जो है मेंस पेपर के GS1 के लिए ज़रूरी हो सकती है, GS2 के लिए, GS3 के लिए, कई बार GS4 वाली न्यूज़ भी हम लोग देते हैं समय समय पर।
अब मेंस के लिए इसका रेलेवेंस ज़्यादा रहता है क्योंकि मेंस के जीएस सिलेबस के हिसाब से आपको दिया जाता है। प्रीलिम्स का और मेंस का जो सिलेबस है आपने देख ही लिया होगा स्ट्रैटेजी में, काफ़ी अलग तरीके का होता है और क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका, पूरा पेपर ही अलग तरीके का है। प्रीलिम्स क्या है, जीएस पेपर 1 ऑब्जेक्टिव पेपर है, जबकि मेंस सब्जेक्टिव पेपर, इसी वजह से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ज़्यादा चाहिए। आपने देखा होगा किसी भी इन्फॉर्मेशन का 360 डिग्री एनालिसिस उसमें दिया रहता है। कोई न्यूज़ हुई, कोई कोर्ट केस आया, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और आगे की राह क्या हो सकती है, ये भी उसमें बताया जाता है। तो इसलिए डेली करंट अफेयर आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है कि आप केवल रटे नहीं, रट के तो आप प्रीलिम्स वाला कर लेंगे, मंथली करंट अफेयर रट करके प्रीलिम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आप निकाल लेंगे, लेकिन मेंस भी तो देना है ना। क्या मेंस नहीं देना है? प्रीलिम्स हमारी मंजिल नहीं है, मैं बार बार कहता रहता हूँ। सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आप नहीं स्टडी करते हैं। लॉन्ग टर्म स्टडी जो लोग करते हैं, जो सीरियस स्टडी करते हैं, वो मेंस क्लियर करके सिलेक्शन लेने वाली स्टडी करना चाहते हैं। तो मेंस के लिए रेलिवेंस जो आपका डेली करंट अफेयर उसका ज़्यादा है, प्रीलिम्स के लिए लो सिग्निफिकेंस हम लोग कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल काम का नहीं है आपका डेली करंट अफेयर, ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन मेंस को टारगेट करके इसको दिया जाता है, तो ये मेंस में आपकी हेल्प करता है। अगर आप डेली बेसिस पर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप डेली का जो मंथली कंपाइल करके दिया जाता है उसको एक बार स्टडी कर लीजिए। और सारी इन्फॉर्मेशन डेली करंट अफेयर वाली लर्न करने की नीड नहीं होती है, कई सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, आपको उसको पढ़ करके समझ लेना है, आगे के लिए कनेक्ट करना है सिलेबस से बस। और कैसे कनेक्ट करना है सब स्ट्रैटेजी में मैं बता चुके हैं आपको। फिर एससीएस का जो मंथली करंट अफेयर है ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक होता है, इससे मेंस में आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्रीलिम्स का करंट अफेयर इंटायरली डिफरेंट होता है मेंस के करंट अफेयर से। इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट रखी जाती है। आपने देखा होगा जो वन लाइनर जो हम लोग देते हैं या सेक्शन वाइज देते हैं, उसमें जितना इन्फॉर्मेशन जरूरी है जिससे क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स वाला, बस उसी को दिया जाता है। प्रीलिम्स के लिए इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। जब प्रीलिम्स नज़दीक होता है तो हम डेली करंट अफेयर पढ़ना बंद करा देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो मंथली वाला ही तैयार करते हैं और यूपी वाला जो मंथ में एक बार दिया जाता है उसको तैयार करते हैं। इन्फॉर्मेशन डेंस ये भी होता है जहाँ जहाँ पर जरूरी है, जैसे कोई स्कीम आई है तो स्कीम कब कहाँ से लॉन्च की गई, किस व्यक्ति ने लॉन्च की, किसको टारगेट करेगी, बेनिफिशरीज कौन होंगे, इसके बेनिफिशरीज को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, सब कुछ हम इसमें कवर कराते हैं। और लेस नंबर ऑफ पेजेस में इसको रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम के समय इसको आपको बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ता है, जबकि डेली करंट अफेयर को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करिए कि डेली बेसिस पर कवर करें और इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिलता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के डेली करंट अफेयर में और मंथली करंट अफेयर में। दोनों ही आपको अभी से कवर करना चाहिए, 2025 वालों को खासकर। डेली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर में अंतर समझ में आ चुका होगा आपको। अब डाउट क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। डाउट क्लियरेंस एक महत्वपूर्ण फीचर है, और डाउट क्लियरेंस में कई बार ऐसा हुआ है कि कोई डाउट स्टूडेंट ने पूछा है, उसको एलैबोरेट करते समय हमने जो उत्तर दिया है आपको, कई बार उसका वीडियो बनाया है या फिर उसका हमने ऑडियो नोट दिया, उससे कई बार यूपीपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन तक आ जाते हैं, मेंस में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं एक आधे, तो इसका फायदा तो मिलता ही है। साथ ही कोई भी आपका डाउट है, सिलेबस में डाउट है आपका, प्रीलिम्स में कोई फैक्ट आप नहीं समझ पा रहे हैं हिस्ट्री का, कोई कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी का या साइंस का नहीं समझ पा रहे हैं, किसी फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में आपको कंफ्यूजन है, आपने कहीं और कोई दूसरा उत्तर देखा था, नॉन ऑथेंटिक सोर्स में ऑथेंटिक सोर्स आप पूछना चाहते हैं, कोई भी आपका डाउट अगर यूपीपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस संबंधित है, वो डाउट आपका छोड़ा नहीं जाता है। और हमारी टीम का कमिटमेंट होता है और टारगेट भी होता है कि 6 घंटे से ज़्यादा आपको वेट ना करना पड़े। अगर आपने डाउट भेजा है रात के समय को छोड़कर दिन में भेजा है, तो 6 घंटे के भीतर आपके सारे डाउट को रिस्पॉन्स करके जो है सॉल्व किया जाता है। और अगर आपका डाउट कई बार बहुत बचकाना इररिलेवेंट होता है तो वो भी हम बता देते हैं कि इस तरीके के डाउट जो है नहीं जो है एंटरटेन किया जाएगा। और ग्रुप में पूरा जो है डिकोरम मेंटेन किया जाता है, कोई भी जो है फालतू बातचीत ना करे या फिर अपनी पर्सनल समस्या या फिर कोई भी ऐसी समस्या ना डिस्कस करे जिसका यूपीपीएससी से कोई सरोकार ही ना हो। स्टडी प्लान, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को समझाने के लिए कई बार हम लाइव डिस्कशन भी करते हैं। लाइव डिस्कशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। लाइव डिस्कशन जब जिस दिन होता है उस दिन सुबह में आपको बता दिया जाता है। लाइव डिस्कशन में आप एडमिन से डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं, आप अपनी समस्या बता सकते हैं, कोई चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको स्टडी करने में दिक्कत आ रही है, बेसिक बुक में कोई दिक्कत आ रही है और आगे सिलेबस में कोई समस्या महसूस कर रहे हैं, तो आप उसमें कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। प्रिपरेशन संबंधी आपका डाउट होना चाहिए। स्टेट करंट अफेयर इस साल नहीं आया है, एक भी सवाल जो है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से नहीं आया है। काफी सारे लोग डिसअपॉइंटेड भी हैं, होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे जो एग्जाम होगा 2025 में उसमें यूपी करंट नहीं आएगा, ऐसी कोई गारंटी लेकर के नहीं चलिएगा। कुछ बाबा लोग बताने लगे होंगे कि नहीं आएगा यूपी करंट अफेयर, छोड़ दो, ऐसा नहीं है। यूपीपीएससी का जो चेंजिंग पैटर्न यही है, चेंजिंग ट्रेंड इसी को कहते हैं कि कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा। इस साल बजट से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा हो सकता है अगले साल बजट से 4-5 सवाल आ जाएं। इकोनॉमिक सर्वे से कोई क्वेश्चन नहीं आया, पुराना इकोनॉमिक सर्वे पूछा, ऐसा हो सकता है इकोनॉमिक सर्वे से 4-5 सवाल आ जाए नेक्स्ट ईयर। तो यूपी का मंथली करंट अफेयर आपको छोड़ना नहीं है। यूपी का मंथली करंट अफेयर इस साल नहीं आया तो अगले साल के लिए इंपॉर्टेंट वैसे ही बन जाता है ऑटोमेटिकली।
तो 9 या 10 तारीख तक आपको मिल जाता है, थोड़ा बहुत लेट होता है तो 12 या 13 तारीख तक आपको मिल जाता है। ज़्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। हर मंथ की 15 तारीख तक आपके पास पिछले मंथ का उत्तर प्रदेश करंट अफेयर होता ही होता है। इस साल जीएस का पेपर टफ था तो सीसैट का पेपर थोड़ा सा इजी को रख दिया गया था, तो काफ़ी सारे ऐसे लोगों को लाभ हुआ जिनका सीसैट नहीं निकल रहा था पिछले सालों से। लेकिन अगले साल सीसैट टफ भी हो सकता है, तो सीसैट की भी हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसको लाइटली नहीं लेंगे। 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हर महीने आपको मैंडेटरी तौर पर कराई जाएगी और एडिशनल क्वेश्चंस भी हम लोग करा सकते हैं। सीसैट के मटेरियल का कमिटमेंट हमारा 6500 वाले ग्रुप में है और फुल पेड ग्रुप में है। जिस भी ग्रुप में सीसैट का कमिटमेंट है उसमें सीसैट का पीडीएफ भी मिलेगा और वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। हम आयोग और उनके सिलेबस को फॉलो करते हैं, ये बार बार हम बता चुके हैं। कई लोगों ने इसके लिए ट्रोल भी किया था कि आप ये सब चीज़ें क्यों लिख रहे हैं, बेसिक सी बात है। कई सारे लोग नहीं करते हैं ऐसा, और जो कि गलत भी है, आपको मिसगाइड करने के बराबर है। जो लोग सिलेबस की अपेक्षा अपनी सुविधा के अनुसार या अपनी कन्वीनियंस के अनुसार पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल ये गलत चीज़ है। ऑफिशियल सिलेबस को ही आपको फॉलो करना है। जो ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करता है वही पेपर के सबसे नज़दीक पहुंचता है प्रीलिम्स में, और कट ऑफ के पास आप पहुंच पाते हैं। कट ऑफ का जो नंबर आपको चाहिए आपकी कैटेगरी के अनुसार, वो आप तभी अचीव कर पाते हैं जब आप ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से पूरी तैयारी करेंगे। उसी हिसाब से आपका स्टडी मटेरियल रहेगा, उसी हिसाब से प्रैक्टिस रिसोर्स रहेंगे, उसी हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, तब आप पहुंचेंगे। कैसे होगा ये? अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आ चुके हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड बैच ज्वाइन कर चुके हैं, तो आधी समस्या यहाँ से हल हो चुकी है, क्योंकि जो भी हमको देना है वो ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से सिर्फ उन गवर्नमेंट सोर्सेस के हिसाब से होता है जो आयोग मानेगा। जैसे इस साल तो डिस्प्यूट हुआ है सोशलिस्ट पार्टी वाला जो क्वेश्चन है। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी जनवरी में, पहला स्टेटमेंट। और जो सेकंड स्टेटमेंट है कि नेहरू जी ने उसको ज्वाइन किया था ऑफिशियली, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि गांधी जी का सपोर्ट करते हुए सोशलिस्ट पार्टी को नेहरू जी ने ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, नेहरू जी ने गांधी जी का साथ दिया था, सोशलिस्ट पार्टी का साथ नहीं दिया था। सोशलिज्म में बिलीव करते थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन उन्होंने जो है सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने शुरू की थी सोशलिस्ट पार्टी, उसको ज्वाइन नहीं किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट होना चाहिए, लेकिन आयोग ने दोनों इनकरेक्ट माना है। इसका सोर्स वगैरह हम देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, उससे आप क्लेम भी कर सकते हैं। तो कहने का आशय है कि जो भी गवर्नमेंट सोर्सेज होते हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं, उन्हीं से स्टडी फॉर सिविल सर्विस स्टडी मटेरियल अपना डेवलप करता है और इसी हिसाब से आपको लाभ मिलता है। अगर मान लीजिए आयोग ने गलत क्वेश्चन भी मान लिया तो उसको हम लोग क्लेम करने के लिए कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और अभी तक हमने जितने भी क्लेम डलवाए हैं सभी को आयोग ने एक्सेप्ट किया है पिछले वर्षों में। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि मॉडिफाइड की बहुत दिन बाद आती है। 2024 वाला जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की आ चुकी है, लेकिन मॉडिफाइड की पता नहीं कब आएगी। हो सकता है 2027 या 26 में आपको देखने को मिले, तब तक चीज़ें बहुत रेलिवेंट नहीं रह जाती हैं। लेकिन हम पास्ट के एक्सपीरियंसेस से आपको बता रहे हैं। कई बार स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने जो आंसर अपना SCS की में बताया था वही फाइनली मॉडिफाइड की में माना गया इतने डिस्प्यूट के बाद भी। तो सारी चीज़ें जो हैं ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्सेज के हिसाब से हम लोग रखते हैं और उसका लाभ आपको मिलता है। जो लोग ऑनलाइन स्टडी मटेरियल पहली बार पढ़ रहे होते हैं उनको थोड़ी सी टेक्निकल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। टेलीग्राम कैसे ऑपरेट कर रहा है, टेलीग्राम उनका खुल नहीं रहा है, लॉग आउट हो गया है, थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे व्हाट्सएप एक मैसेजिंग ऐप है, सोशल ऐप है, वैसे ही टेलीग्राम जो है रशिया कंट्री से कनेक्टेड एक ऐप है। इसके जो बहुत बेसिक से फीचर्स हैं उनको समझ लीजिएगा। लॉग इन लॉग आउट करना, अपनी चैट को एक्सेस करना, चैट को हाइड करना, चैट को आर्काइव मत कर दीजिएगा। आर्काइव अगर हो भी गई गलती से तो उसको नॉन आर्काइव करने का मेथड जो है गूगल पे अवेलेबल है। अगर आप डाउट क्लियरेंस वाले में, तो ये सब छोटी-छोटी समस्याओं का हल वैसे हमारी टीम कर ही देती है। लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप टेलीग्राम ऑपरेट करना सीख लें, मोबाइल और लैपटॉप दोनों में, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक आपको इसको ऑपरेट करना है। ठीक है, मल्टीपल लॉगिन अवॉइड करिएगा, इससे कई बार जो है दिक्कत महसूस होती है। आप मल्टीपल लॉगिन वैसे कर सकते हैं अपनी पर्सनल डिवाइसेस में, लेकिन अपना लॉगिन जो है दूसरे को देने की आवश्यकता नहीं है। जो नंबर आप पेमेंट करते समय रजिस्टर कराएंगे, पूरी कोर्स ड्यूरेशन के दौरान यही रखना होगा। ये आपको हमने टर्म्स एंड कंडीशन में बताया होगा। एक ही नंबर जो है मान्य होगा, नंबर जो है अपडेट नहीं करेंगे किसी भी हालत में। जो भी आप नंबर रजिस्टर कराते हैं उसी नंबर से आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर आपका नंबर खो गया तो उसको आप रिट्राइव कराइए, उसको MNP कराइए, कुछ भी कराइए, लेकिन एक ही नंबर से जो है टेलीग्राम आप ऑपरेट कर पाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पर लिखा है R&D हम करेंगे, ज्ञान सर खुद लिखा है, तो उनका आशय स्पष्ट है कि शोध और अनुसंधान किसी भी विषय का, किसी भी उस विषय वस्तु का जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकती है, चाहे प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम करेगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम पर ही आपको निर्भर रहना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप पेड ग्रुप के मेंबर हैं तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। अगर अदर कहीं से तो आपका स्वविवेक है, लेकिन R&D हम करेंगे। आपको सिर्फ जो है पढ़ना है, जो भी चीज़ें दी जाएगी उसको स्टडी करना है, जैसे बताया जाएगा वैसे ही स्टडी कर रहे हो, जैसे प्रैक्टिस करने के लिए बताया जाएगा वैसे ही प्रैक्टिस करना है, तभी जो है आप कट ऑफ क्लियर करने लायक बन पाएंगे। हमारे सारे ग्रुप टारगेट बेस्ड होते हैं। जो भी ग्रुप में आया होगा 2025 वाले में फाउंडेशन बैच में, हमारा टारगेट सिर्फ उसका प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर कराने का है
और जो अगर आप मेंस में आए हैं तो मेंस के लिए स्टडी मटेरियल देने का है। अगर आप आंसर राइटिंग वाले में आए तो हमारी आंसर राइटिंग टीम आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए गाइड करेगी। तो सारे ग्रुप जो है स्पेसिफिक पर्पस के साथ ओपन होते हैं और उसी उद्देश्य के तहत उनकी टीमें अलग-अलग जो डिप्यूट की जाती हैं वो काम करती रहती हैं। बहुत ही सिस्टमैटिक हमने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। भले ही हम थर्ड पार्टी ऐप पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे से ज़्यादा सिस्टमैटिक अप्रोच से कोई भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट तैयारी नहीं कराता है। मंथली करंट अफेयर टाइमली आपको मिलेगा, डेली करंट अफेयर टाइमली मिलेगा, सारे अपडेट्स टाइमली मिलेंगे। जो सिलेक्शन मटेरियल है वो थर्ड स्टेज ऑफ स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा आपको, तब आपको उसको स्टडी करने लगना है। वीडियो क्लासेस कब आगे मिलेंगी वो बता दी जाएगा। क्विज ग्रुप शुरू हो चुका है, उसको प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से प्रिपरेशन आगे बढ़ेगी। इस बीच आपका कोई डाउट है, आप डाउट क्लियरेंस में पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अन्य सजेशन नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे। अगर कोई कहने लगे कि सर ये करा दीजिए, सर वो करा दीजिए, आप अपने ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन उसको मानना या ना मानना हमारी जो टीम है, उसका जो कंटेंट डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करता है। अब गूगल से कई सारे लोगों को समस्या होती है। कई सारे लोग जो है हिस्ट्री के फैक्ट्स को, ज्योग्राफी के फैक्ट्स को कई बार गूगल से वेरीफाई करने की नाकाम कोशिश करते हैं और कई बार कहते हैं कि सर गूगल पर ऐसा आ रहा है, क्या ये सही है, क्या फिर गलत है। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि कृपया इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करिए। गूगल कर रहे हैं तो आपको पता हो, गूगल के सोर्सेस आपको पता हो, गूगल से सोर्सेस निकालना पता हो, गवर्नमेंट ऑथेंटिक सोर्सेस कौन-कौन से होते हैं, नॉन ऑथेंटिक सोर्सेस कौन-कौन से होते हैं, या तो आपको पता हो तब आप गूगल खेलिए। अदरवाइज़ जो है, जो भी टीम ने दे दिया है उसको आप पढ़िए। कोई भी ह्यूमन एरर होती है तो हमारी टीम ऑटोमेटिकली उसको सही करा देती है, बहुत ही स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में। डाउट क्लियरेंस जो है ये डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में होगा। अगर किसी भी सूरत में आपका ऐसा कोई डाउट है जो नहीं सॉल्व हो पा रहा है, फर्दर कोई समस्या महसूस कर रहे हैं, तो आप जो है इस गिवन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज में लिख करके बात कर सकते हैं। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप पेड ग्रुप के मेंबर हैं। हो सकता है कि आंसर आपसे आपको पेमेंट प्रूफ पूछे। पेमेंट प्रूफ देने के बाद जो है आप उसमें सर से बातचीत कर सकते हैं अगर कोई ऐसी एक्सटेंडेड समस्या है। अदरवाइज डाउट क्लियरेंस वाली टीम जो है इतनी जो कह सकते हैं सक्षम है कि आपके सारे डाउट, अगर वो सिलेबस से कनेक्टेड है, तो हमारी टीम सॉल्व करने में सक्षम होती है। मेंस का ग्रुप अलग चल रहा है। मेंस के डाउट प्रीलिम्स वाले में नहीं पूछिए, प्रीलिम्स वाले डाउट मेंस वाले में नहीं पूछिए। और मेंस का ग्रुप हमारा शुरू हो चुका है। आप उसमें जो है ज्वाइन करके पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों ने आंसर राइटिंग भी ज्वाइन की है 2024 के लिए, 2025 के लिए भी चल रहा है। आप उसको ज्वाइन करके तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। पेड ग्रुप से ज्वाइन करना काफ़ी नहीं है, ये चीज़ मैं पहले ही आपको जब हमने मॉडल समझाया था अपना, हमने आपको बताया था। सेल्फ स्टडी एक बहुत ही एसेंशियल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पीसीएस एग्जाम, प्रीलिम्स और मेंस और ओवरऑल पूरे एग्जाम की तैयारी के लिए। और हमारा जो ग्रुप होता है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, वो सेल्फ स्टडी को लिंक करके उसी से कनेक्ट करके बनाया जाता है। पेड ग्रुप बेसिकली क्या है, हमारा और स्टूडेंट का यानी कैंडिडेट का एक अनुबंध ही तो है, जिसमें हम अनुबंध करते हैं कि हम आपको स्टडी मटेरियल और सारे रिसोर्सेज देंगे, आप उससे तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अपना सेल्फ स्टडी करेंगे। उसको करते हुए हम दोनों लोग एक कॉमन टारगेट को अचीव करेंगे, जो कि है आपका सिलेक्शन। प्रीलिम्स के पहले आपको 6-7 हज़ार क्वेश्चन लगाने ही लगाने होंगे, मिनिमम नंबर है। आपको 8-10 हज़ार वैसे क्वेश्चन लगा के ही जाना चाहिए, और वो पीवाईक्यू नहीं होना चाहिए, सिर्फ पीवाईक्यू नहीं होना चाहिए। पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन लगाइए निश्चित तौर पर, लेकिन आपके पास फ्रेश क्वेश्चंस होने चाहिए जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम आपको पेड ग्रुप में देगी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। और जो टेस्ट सीरीज के हमारे क्वेश्चन होंगे वो भी बोनस है। आपको 10,000 करीब क्वेश्चन लगा के जाने पड़ेंगे, जिस हिसाब से ट्रेंड और पैटर्न है। जो इस बात को डिनाई करना चाहता है वो डिनाई करता रहे, लेकिन जो भी सामान्य विवेक का व्यक्ति अगर पेपर देखेगा 36 पेज का पेपर जिसमें 150 एमसीक्यू पूछे गए हों, वो निश्चित तौर पर समझेगा कि प्रैक्टिस का कितना महत्व बढ़ चुका है। इससे पहले कि कोई व्यक्ति आर्ग्यू करे कि इतने सवाल लगाना क्यों जरूरी है, इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ जवाब उदाहरण सहित कि क्यों हमें इतने सवाल पीसीएस प्रीलिम्स के लिए अब लगाने ही होंगे। 2018 में पैटर्न बदलने के बाद सबसे टफ एग्जाम 2024 को ही हम लोग मान रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें, कुछ सवाल ऐसे थे जो जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की थी वो उनको नहीं कर सकते थे। आते हुए सवाल कई लोगों को गलत हुए थे, खासकर ल्यूपेक्स वाला सवाल। इसमें ल्यूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में पूछा था। इसमें 2 स्टेटमेंट थे। पहला, इंडिया जापान का पार्टनरशिप है, इसमें नाम से पता चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें लोग बहुत सारे लोग गलती करके आए हैं जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी थी। क्योंकि इसमें देखिए लिखा हुआ है जक्सा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग लैंडर फॉर द मिशन, जबकि इसरो को लैंडर बनाना है। लैंडर किसको बनाना है? इसरो को। और रोवर किसको तैयार करना है? जाक्सा को। लॉन्च व्हीकल रोवर को हैंडल कौन कर रहा है? जाक्सा, जबकि इसमें इसरो दिया हुआ, उल्टा लिख दिया गया है। तो इसको लोग पहचान नहीं पाए थे। ऐसे ही लोग नहीं पहचान पाए थे, या तो जिन लोगों ने स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ा नहीं या फिर प्रैक्टिस नहीं करी। प्रैक्टिस की कमी साफ तौर पर झलकती है। जब आप इतनी सारी प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप उस मेथोडोलॉजी में आ चुके होते हैं, वो आपके नर्व्स बन चुके होते हैं उस तरीके के कि आप हर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप ऊपर ऊपर से पढ़ के कीवर्ड पढ़ करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहेंगे और क्वेश्चन को गलत कर बैठेंगे।
ज्यादातर लोगों ने इसमें डी लगाया है, जो कि गलत उत्तर है। सी यहाँ पे सही उत्तर है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बिना अभ्यास के संभव नहीं है। अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो निश्चित तौर पर आप एग्जाम में उसको गलत ही कर देंगे। जैसे ये सवाल है, ब्रिटलैंड रिपोर्ट कई बार पूछा जा चुका है, उससे प्रेरित ये सवाल था, लेकिन जिन लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा निश्चित तौर पर कंफ्यूज हुए होंगे। सतत विकास की अवधारणा को ब्रिटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, ये सही है। ठीक है, ये सही है, लेकिन इसमें बाद में दिया हुआ है सेकंड स्टेटमेंट, इसका रीजन दिया हुआ है ब्रिटलैंड रिपोर्ट को लिमिट टू ग्रोथ के नाम से जानते हैं। या तो आपको दो कॉन्सेप्ट पता होते, या तो लिमिट टू ग्रोथ के बारे में पता होता, या ब्रिटलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके बारे में पूरा पता होता। ब्रिटलैंड रिपोर्ट को आर कॉमन फ्यूचर के नाम से जानते हैं, आर कॉमन फ्यूचर, ये थी ब्रिटलैंड रिपोर्ट, इसका शीर्षक ये था। जबकि जो लिमिट टू ग्रोथ है, विकास की सीमा या लिमिट टू ग्रोथ को पब्लिश किया था 1972 में क्लब ऑफ रोम ने, क्लब ऑफ रोम ने। ये दो अलग अलग अवधारणाएं हैं, तो इसमें प्रैक्टिस का बहुत महत्व है। प्रैक्टिस में हम कई सारे एमसीक्यू कराए होंगे कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट के बारे में, और लिमिट टू ग्रोथ, क्लब ऑफ रोम और क्लब ऑफ रोम के सदस्यों के बारे में भी। सो ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिस करते हैं, कई सारे क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि एकदम ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके गए हों। अगर आपने ब्रिटलैंड कमीशन पर क्वेश्चंस लगाए हैं, अगर आपने लिमिट टू ग्रोथ पर क्वेश्चन लगाए हैं, क्लब ऑफ रोम पर लगाए हैं, तब आप इसको निश्चित तौर पर सही कर पाते हैं। ऐसे ही बलबन वाला जो सवाल था, इसको ये कई लोगों को गलत हुआ है कि बलबन ने जो है गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज क्यों किया था। चालियाह पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए जो है अपने गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज किया था, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को मजबूत किया था मंगोल इन्वेशन से निपटने के लिए। हालांकि दोनों कथन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे। हमारे स्टडी मटेरियल में ये दोनों चीजें बताई गई थी वैसे, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस को सही नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसे होता है कि जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको मिला जुला के पूछा जाता है। जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, इनके कह सकते हैं इवेंट्स को क्रोनोलॉजी में लगाना था। ये कब कब बने, बेसिकली उसको कालक्रम में लगाना है। सो ये अलग अलग कई बार पूछे जा चुके हैं, इनके वर्ष सहित, इनके फाउंडर सहित। ऐसा हो सकता है नेक्स्ट ईयर या आरोग्य एग्जाम में फाउंडर पूछे और उसको मिलाने को आए। सो इस तरीके से तभी आप कर पाएंगे जब आपने इन सभी पर आधारित प्रश्न पहले से किए हों। एलिमिनेशन मेथड वाले सवाल आप तभी कर पाएंगे जब आपने पहले एलिमिनेशन को यूज किया और प्रैक्टिस के दौरान। जैसे ये जो मैचिंग वाला सवाल आया था, अगर सिर्फ आपको ये पता होता कि इब नदी जो है, इब नदी घाटी जो है, ये कहाँ पड़ेगी, ओडिशा में, क्योंकि ये महानदी की सहायक नदी है इब नदी। तो बी का जो 3 है, अगर आप ये पकड़ लिए होते यहाँ पे तो इसको एलिमिनेट कर ले जाते, बाकी तीनों ही ऑप्शन को सही उत्तर तक पहुंच जाते। सारे आपको पता होना भी जरूरी नहीं था इसमें। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में होते हैं, और इन 4-5 क्वेश्चन पर आपको एज तभी मिलेगा जब आपने पहले से जो है 10-20 मतलब ये करीब 8-10 हज़ार सवाल लगाए हों। ये एकदम से नहीं आता है, ये सवाल लगाने से आता है। ऐसे ये वाला सवाल देखिए, जो ये सोशल सोसाइटी प्रोग्राम और बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन पूछा गया था। अगर आपको सिर्फ अवधारणा ये पता होती कि अटल पेंशन योजना में बेनिफिशियरी अपने इच्छा के अनुसार योगदान कर सकता है, तो आप इसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। तो प्रैक्टिस का महत्व एकदम विजुलाइज करके हमने आपको समझा दिया है। अब आपको समझ में आ चुका होगा प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के दिन प्रैक्टिस नहीं हो सकती। एग्जाम के दिन मान लीजिए आपको चारों के बारे में भी पता होता, तब भी आप नहीं कर सकते थे अगर आपने प्रैक्टिस में सॉल्व ना किया होगा कि ये कब बना था, ये कब बना था, ये कब बना था, ये कब बना था। प्रैक्टिस के लिए रिसोर्स रहेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ही। उसमें मेजर है टेस्ट सीरीज और पेड क्विज। पेड क्विज ऑलरेडी चल रही है, टेस्ट सीरीज ये है। टेस्ट सीरीज का डेट यहाँ पे लिखा हुआ टाइम प्लान 1 फरवरी से शुरू होकर के चलेगी, 1 फरवरी 2025 से शुरू होकर के फाइनली ये 14 मई 2025 तक का हमने प्लान रखा है। थोड़ा सा एक्सटेंडेड इसीलिए रखा है जिससे आपके प्रीलिम्स एग्जाम से पहले फुल इन टेस्ट सीरीज में हम मैक्सिमम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर शामिल कर सकें, जिससे एग्जाम में आपको लाभ मिले। अगर एग्जाम थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो फुल इन टेस्ट सीरीज की डेट जो है और आगे बढ़ाई जा सकती है। सेक्शनल टेस्ट अपने टाइम पर ही होंगे, ये देख लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज को बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि कई सारे लोगों ने जिन्होंने इग्नोर किया 2023 वाले में, 2024 वाले पेपर में काफ़ी सारे लोग पछता रहे थे कि अगर हम पहले से तैयार कर लेते तो कई सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा हमारे एग्जाम में निकल रहे होते। कुछ लोगों ने ये सोच करके इग्नोर किया कि अभी तक ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं आयोग के द्वारा, तो हम क्यों ऐसे प्रश्न लगाएं। लेकिन जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने एंटिसिपेट किया था, वैसे ही प्रश्न एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए। तो आपको हमेशा आयोग से पहले तैयार रहना है। आयोग का पेपर आने के बाद और आप उसमें कट ऑफ भर के सवाल ना अटेम्प्ट कर पाए और बाद में डिस्कशन कर रहे हैं, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है। इसकी अपेक्षा आप पहले ही तैयार कर लें। जो भी एग्जाम में आने वाला है उसकी पूर्व तैयारी जो है एक अच्छा विकल्प है, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम हमेशा तैयार कराने में विश्वास करती है। अब करंट अफेयर वगैरह की बात हो गई, अब बात कर ले रहे हैं स्टैटिक में कैसे शुरुआत करें, क्योंकि अभी हमारा जो सिलेक्शन मटेरियल है वो तो आपको दिया नहीं गया है, वो तो 3rd स्टेज में दिया जाएगा। तब तक आप क्या करें इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री में
कुछ बेसिक बुक्स हैं और ये हमेशा ही रेलिवेंट रहेंगी, भले ही इनसे अब बहुत ही कम क्वेश्चन आने लग रहे हैं, लेकिन ये रेलिवेंट रहेंगी आपकी शुरुआत के लिए। कई सारे लोग जो बेसिक से शुरू करते हैं, वो इधर-उधर की चीज़ें पढ़ कर के मिसगाइड हो जाते हैं, उनके फैक्ट क्लियर ही नहीं हो पाते अंत तक। तो बेसिक बुक ज़रूर पढ़िए, आपकी क्रोनोलॉजी एक बार स्पष्ट होगी, उसके बाद जितने भी फैक्ट जो ज़रूरी होंगे एग्ज़ाम के लिए, वो हम आपके स्टडी मटेरियल में तो शामिल करेंगे ही आगे। क्या पढ़ना है हिस्ट्री के लिए? हिस्ट्री के लिए जो है बेसिक बुक की रीडिंग करनी है। बेसिक बुक आपको जो पढ़नी है वो दी गई है, हिंदी और इंग्लिश में अलग-अलग आपके पेड ग्रुप में ही। बेसिकली आर एस शर्मा वाली किताब है, सतीश चंद्रा वाली किताब है, स्पेक्ट्रम वाली बुक है। स्पेक्ट्रम की जगह हम लोग बिपिन चंद्रा देते हैं क्योंकि स्पेक्ट्रम थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, और उसमें जो तथ्य हैं वो हम ऑलरेडी शामिल कर लेते हैं सिलेक्शन मटेरियल में। तो जो एनसीईआरटी की बेसिक किताब है बस वही उसी की एक रीडिंग रिकमेंडेड है इसमें। बुक को समझने में जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूट्यूब में पापा वीडियो देख सकते हैं। एंशिएंट का, मेडिवल का, मॉडर्न का अलग-अलग बना हुआ है, उसकी पीपीटी देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ उसमें जो ऑडियो बताया जा रहा है उसको सुनिए और बेसिक बुक से कंप्लीट कर लीजिए एक बार। ये आगे तक आपको राहत देगा और जो आप मेंस का स्टडी मटेरियल वगैरह भी पढ़ने जाएँगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम सब नया-नया है। बेसिक बुक से डायरेक्टली सवाल नहीं आ रहे हैं आजकल प्रीलिम्स में, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका रिलेवेंस बिल्कुल खत्म हो गया है। आपको शुरुआत बेसिक बुक से ही करना चाहिए। बेसिक बुक जो-जो पढ़नी है वो ग्रुप में दे दी गई है और सिर्फ़ उसी पर रिलाई करना है। पॉलिटी के लिए सिर्फ़ एक बुक है लक्ष्मीकांत वाली, उससे आप पढ़िए और उसको पढ़ने के लिए आप जो है स्टडी फॉर रिसर्चेज़ की प्लेलिस्ट की सहायता ले सकते हैं। सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ना है, जितने भी चैप्टर्स आपके फर्स्ट स्टेज में हो पाएँ 35 से 55 दिवस के बीच वो आप कंप्लीट कर लीजिए। बाकी जो स्टडी मटेरियल मिलेगा, लिस्टिंग और कंपाइलेशन पीडीएफ उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी का महत्व अभी भी है, कई सारे क्वेश्चन अभी भी आते हैं, ठीक है? और डायरेक्टली नहीं भी आते हैं तब भी आपको बेसिक कांसेप्ट एनसीईआरटी से ही मजबूत करने होते हैं ज्योग्राफी के, जिससे आगे जो फैक्ट होंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह के या फिर फिजिकल ज्योग्राफी के, ह्यूमन ज्योग्राफी के, तभी क्लियर हो पाएंगे जब आपने बेसिक पढ़ा हो। तो एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12th की बुक्स हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एनसीईआरटी का यूट्यूब वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसकी सहायता ली जा सकती है इसमें। इसके वीडियो देखते हुए आप बुक पढ़ सकते हैं। बुक के सारे फैक्ट रेलिवेंट नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट पर फोकस करिएगा, डेफिनेशंस पर फोकस करिएगा। लेटेस्ट अपडेट आपको आगे की स्टडी मटेरियल में मिलेगा और जो भी ये होता है करंट अफेयर में तो मिल ही जाता है। कोई ज्योग्राफिकल करंट अफेयर है, कोई नदी चर्चा में है, कोई नदी सूख रही है, कोई ग्लेशियर सूख रहा है या फिर कोई लैंडस्लाइड आ रही है या फिर भूकंप आ रहा है, उसके बारे में तो करंट अफेयर में बताते ही रहते हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस वगैरह वाला पार्ट देखना है। लेटेस्ट रिपोर्ट वगैरह हम सब करंट अफेयर में अपडेट करते ही हैं। ठीक? तो जो बेसिक बुक पढ़नी है वो आपको ग्रुप में दे दी गई है। ये बीपीएससीएल ऐसे करके कोड दिया हुआ है। बेसिक बुक का मतलब हो गया बी, ठीक है? पापा वीडियो मतलब पी, ठीक है? स्टडी फॉर सिविल सर्विस की समरी हो गई, फिर कंपाइलेशन लिस्टिंग। सीएल जो है ये सबसे लास्ट में मिलेगा, थर्ड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में, इसके लिए वेट करना पड़ेगा। तब तक आप बीपीएस जितना हो सकता है मजबूत करते हुए चल सकते हैं और फिर सेकंड स्टेज में इतना कंप्लीट करने के बाद मेंस का स्टडी मटेरियल पढ़ना शुरू कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए मैंने आपको बता दिया, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत की किताब और स्टडी फॉर सिविल सर्विस की प्लेलिस्ट इसको कर लीजिएगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, उनको देख लीजिएगा। तब तक साइंस के लिए बेसिक साइंस का पापा वीडियो हमने बनाया है, इसकी पीडीएफ हमने दे दी है ग्रुप में। जिन लोगों को वीडियो से देखना पसंद है वो डेली जो 1 घंटा कंप्लीट करेंगे तब भी कंप्लीट कर लेंगे फर्स्ट स्टेज में। और अगर पीडीएफ से आपको पढ़ना सुकर लग रहा है तो पीडीएफ से आप पढ़िए, ठीक है? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमने टॉप 600 दे दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये समरी पढ़ने के बाद जो है प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन से, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी साइंस की बन जाएगी। बाकी आगे जो फैक्चुअल जानकारी है वो हम कंपाइलेशन लिस्टिंग जो अब 6th एडिशन आएगी उसमें आपको मिलेगा। एनवायरनमेंट के बेसिक कंसेप्ट के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस की समरी और टॉप 400 क्वेश्चंस फिलहाल के लिए दिए गए हैं। लेटेस्ट कुछ अपडेट्स आते हैं एनवायरनमेंट में, जैसे 57 टाइगर रिजर्व इंडिया का आ चुका है दिसंबर में, 58th भी जल्द आने वाला है, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें जो है आगे अपडेट होकर के मिलेंगी करंट अफेयर में, लेकिन बेसिक अवधारणाएं जो एनवायरनमेंट की है, निश, हैबिटेट वगैरह, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, पोल्यूशन वगैरह, स्पीशी और बाकी सारी चीज़ें ये आपको समरी में कवर हो जाएंगी। इससे आप पढ़ करके रखिए। इसके जो अपडेट्स हैं और जो स्टैटिक वाली जानकारी है, जो लिस्टिंग वाली जानकारी है, वो आगे मिल जाएगी। अर्थव्यवस्था में कक्षा 9 से लेकर 12 तक वैसे ज़रूरी है, सिर्फ माइक्रो वाली नहीं पढ़नी है। इसकी समरी हमने दे दी है, तो डायरेक्टली किताब अगर पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये 9th से लेकर 12th की हमने जो इकोनॉमी की समरी दे दी है, उसी से आप पढ़ते रहिए, ठीक है? टॉप 200 इकोनॉमी के क्वेश्चंस की पीडीएफ फिलहाल दे दी गई, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इकोनॉमी में बजट, इकोनॉमिक सर्वे सब आता है। अब तुरंत आप लोग लिखेंगे इस साल तो नहीं आया है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगले साल भी नहीं आएगा। अगले साल हमको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं निश्चित तौर पर। एक साल छोड़ करके एक साल आता रहा है ये। तो जो है बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूपी बजट, यूनियन बजट, ये सब मिलेगा। 2025 वाला 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से वो सारे नोट्स ग्रुप में साझा किए जाएंगे। तब तक आपको जो ये इकोनॉमी की समरी दी है इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। इसमें कोई आपका डाउट है आप डिस्कशन ग्रुप में डाल सकते हैं।
करंट अफेयर के लिए आपको कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये सारे प्रूफ वगैरह हमने दिए, ये सफिशिएंट है इस बात को साबित करने के लिए, क्योंकि करंट अफेयर जो है सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही आपको पढ़ना होगा और उसी से लाभ मिलेगा एग्जाम में। मिसलेनियस से क्वेश्चन इस साल नहीं आए, लेकिन आगे आ सकते हैं। मिसलेनियस की अपडेट जो अभी तक है वो हमने ग्रुप में दे दिया है, उससे डेटा थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स निश्चित तौर पर बदलेंगी, जैसे फॉरेस्ट वाली हो गई, फॉरेस्ट वाला अभी चाहे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट वाला हो गया। उसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन वाला हो गया, रेमिटेंस वाला, ये सब थोड़ी थोड़ी आगे रिपोर्ट्स बदल सकती है, पॉवर्टी वगैरह वाली। इसको छोड़ करके बाकी जैसे सेंसस है, अर्बनाइजेशन है, जिसके चेंज होने के अभी तक कोई चांस नहीं है, इसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं आप, ठीक। यूपी स्पेशल के लिए, यूपी स्पेशल इस साल के प्रीलिम्स में नहीं आया, लेकिन मेंस का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, 2 पेपर आपको यूपी स्पेशल के देने हैं, तो यूपी स्पेशल पढ़ना मैंडेटरी है, इसमें कोई इफ या बट नहीं है। प्रीलिम्स के लिए भले ही काम का नहीं रहा, लेकिन मेंस के लिए निश्चित तौर पर काम का है। यूपी स्टैटिक जीके के नोट्स आपको पढ़ने हैं जो दिए गए हैं, यूपी जीके के टॉप 1000 क्वेश्चंस आपको लगा लेने हैं, इससे प्रीलिम्स वाली तैयारी पूरी हो जाएगी। बाकी मेंस के नोट्स अलग हैं, डिटेल्ड वाले, जिसमें यूपी 5 और 6 पेपर जो जीएस वाला है उसके कवर किए गए होंगे। इन सब पीडीएफ्स को आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में तैयार कर लेना है। ये प्रायोरिटी लिस्ट वगैरह अभी छोड़ सकते हैं, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कुछ दिन बाद, जब पेपर नजदीक होगा। मतलब सेकंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन के बाद हम इसको पढ़ेंगे, प्रायोरिटी वगैरह अभी इस पर बात नहीं करते हैं। टेस्ट सीरीज का वगैरह बता चुके हैं शेड्यूल। ओवरऑल मोटे तौर पर ये है हमारी 3 स्टेज की या 3 फेज की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। पहला फेज जो है ये आपके एडमिशन लेने से 35 से 55 दिवस तक चलना चाहिए, आपकी समझ पे आधारित है, आपकी पूर्व तैयारी पर भी आधारित है। कुछ लोग इस फर्स्ट स्टेज को 35 दिवस में ही पार कर ले जाएंगे, कुछ को 45, कुछ को 55 दिवस या 60 दिवस भी लग सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 60 दिवस भी ले रहे हैं तब भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप स्लो लर्नर है। बाद में सेकंड स्टेज पर आएंगे, इंटरमीडिएट स्टेज होगा ये, इसमें आपको क्या करना है, प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी होगी। तो एक एक करके ब्रेक डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज यानी शुरुआत का स्टेज है, तो सारी चीजें शुरुआत लेवल पर होंगी। बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है, हिस्ट्री बुक्स पढ़ रहे हैं, सारी डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। बेसिक अवधारणाएं बनाइए कि हर चैप्टर में आपसे क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है। जो पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, कैसे क्रोनोलॉजी बना रहा है, डायनेस्टीज की क्रोनोलॉजी बना रहा है, धर्मों की क्रोनोलॉजी बना रहा है, और जिन जिन शासकों के बारे में जो बेसिक बातें बताई जा रही हैं वो किस वंश से हैं और किस फेज में आते हैं, और एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी रूलर्स कौन कौन से, नई प्रथाएं शुरू करने वाले रूलर्स कौन कौन से हैं, नए वंश की स्थापना करने वाले रूलर्स कौन कौन से हैं, किसने किसको हराया, ये सब बेसिक बातें पढ़ना है। सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही ज्योग्राफी में बेसिक डेफिनेशंस जो हैं, बहुत ही बेसिक डेफिनेशंस, लैंड की डेफिनेशन, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की डेफिनेशंस इन्वायरमेंट में, ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट की डेफिनेशंस हो गई, ह्यूमन ज्योग्राफी में बेसिक कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन की थ्योरीज वगैरह हो गई, ये सब समझते हुए चलना है। लेटेस्ट रिपोर्ट जैसे पॉवर्टी वगैरह की है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, सारी चीजें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराएगा आगे। लेकिन अभी बेसिक कंसेप्ट जो है, जैसे पॉवर्टी है क्या एक्चुअली, कितने प्रकार की होती है, पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, अर्बनाइजेशन के कॉन्सेप्ट क्या क्या है, किसी सिटी को आप अर्बन कैसे मानेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट पॉपुलेशन का कैसे कैसे होता है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितने पैरामीटर्स होते हैं, बेसिक बेसिक बातें ये आपको पढ़ते हुए चलना है। पीवाईक्यू देखने की शुरुआत की जा सकती है बिल्कुल, लेकिन अभी एकदम से डे 1 से नहीं करिएगा, नहीं तो मैंने कई लोगों को देखा है शुरुआत पीवाईक्यूज करते हैं, महीने तक पीवाईक्यू में ही अटके चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। पीवाईक्यू आप एडमिशन लेने के 10 से 15 दिवस बाद देखना शुरू कर सकते हैं, और शुरुआत में सेक्शन वाइज जो है देखने की कोशिश करिएगा, ईयर वाइज नहीं देखिएगा, मतलब एक एक पेपर देखने की अपेक्षा एक एक सेक्शन उठा करके देखिएगा। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री की पीवाईक्यू देखिए, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी की पीवाईक्यू देखिए, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी की पीवाईक्यू देखना शुरू कर सकते हैं। अपना रीडिंग स्किल सेट आपको मजबूत करना है, उसको अपग्रेड करना है, समस्या हो तुरंत डाउट क्लियरेंस में पूछिए। आपको एक एक चैप्टर को जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करना है, शुरुआत में देर हो सकती है, लेकिन इसमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। रीडिंग स्किल और बाकी चीज़ों से संबंधित इस बार ऑडियो मैसेज और वीडियो मैसेज भी देना हम लोग शुरू करेंगे, हमारा नया इनिशिएटिव है। बेसिक बुक वाले फेज में कैसे पढ़ना है, कैसे रिटेन करना है, कैसे नोट्स लिए जा सकते हैं, इसके वीडियो अभी आपको लगातार मिलते रहेंगे आपके पेड ग्रुप में। सेकंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे आ जाते हैं, जिसमें इंटरमीडिएट लेवल की आपको तैयारी करनी है, मध्य लेवल की। इसका मतलब ये है कि जितना हमने प्री वाला बताया, फर्स्ट स्टेज वाला, ये आपका कंप्लीट हो चुका हो। प्री वाला ये कंप्लीट करने के बाद आप उस स्टेज में आ चुके होंगे जिसमें फिर मेंस का स्टडी मटेरियल आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं, GS1 से लेकर GS6 तक का जो भी स्टडी मटेरियल मेंस के काम का है, मेंस ग्रुप में एडमिशन लेकर के आप उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एसी की आधारभूत जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। GS5-6 का जो स्टडी मटेरियल है काफी बड़ा है, उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जिससे एक बार प्रीलिम्स ओवर होने के बाद आपके पास सफिशिएंट चांस रहे मेंस लिखने का और मेंस में अच्छा परफॉर्म करने का भी।
बेसिक बुक कंप्लीट होने के बाद जो आपके सेक्शनल टेस्ट शुरू हो जाएंगे और लगातार पेड क्विज आप लगाना शुरू कर सकते हैं। करंट अफेयर जो आपको मंथली मिलने लगेगा, मंथली वाला तैयार करते हुए चलिएगा। सेकंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन जो है सबसे लंबा जो टाइम गैप है वो इसी में मिलेगा, शुरू के 35 से 55 दिवस के बाद, और एग्जाम से करीब जो है 80 से 90 दिवस के पहले का जो फेज है, यानी अभी एडमिशन लेने से 50-55 दिवस के बाद का जो फेज है, एग्जाम से जस्ट 3 महीने पहले का, उसमें इंटरमीडिएट स्टेज है। तो ये काफी लंबा आपका फेज चलेगा, 4-5 महीने का। तो 4-5 महीने का गैप इतना सफिशियंट है कि मेंस का पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ा जा सकता है थॉरोली, और पूरी अवधारणाएं मजबूत की जा सकती हैं हिंदी और एसे तक की। ठीक है, हिंदी, एसे और जीएस 1 से लेकर 6 तक का पूरा स्टडी मटेरियल आप पढ़ सकते हैं हमारे मेंस वाले ग्रुप में एडमिशन लेकर के। और जिन लोगों को लगता है कि वो पढ़ चुके हैं तब भी आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप आंसर राइटिंग का भी कोर्स ले सकते हैं 1-2 महीने का, तो आंसर राइटिंग भी अपनी मजबूत कर सकते हैं। थर्ड और फाइनल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन है आपका एंड गेम, प्रीलिम्स का एंड गेम, यानी प्रीलिम्स से जस्ट 70 से 90 दिवस का समय। प्रीलिम्स की एग्जाम डेट आ चुकी होगी इंटरमीडिएट स्टेज के बाद, हमें पता चल चुकी होगी, उसके बाद आपको टोटल प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल मिल चुका होगा आपको, जिसको हम लोग सिलेक्शन मटेरियल मानेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सारा प्रीलिम्स ओरिएंटेड मटेरियल आपको अपडेटेड मिल जाएगा 2025 के लिहाज से। पेड क्विज लगातार चल रही होगी, पेड क्विज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए होंगे, कंसेप्चुअल टफ क्वेश्चंस तब तक हम पूछ रहे होंगे आपसे, टेस्ट सीरीज आपको फुल लेंथ वाली मिलनी शुरू हो जाएगी। अदर कोई अपडेट्स जो आगे मिलते रहेंगे आपको, वो हम इसमें साझा करेंगे। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन कंक्लूड होगी। अभी आपको ये ओवरव्यू बताया है, इसमें जो भी एडिशंस होंगे या बारीक जानकारियां जो हैं आगे मिलती रहेंगी। जैसे जब सेकंड स्टेज आपका शुरू हो जाना चाहिए तब आपको वॉइस मैसेज वगैरह मिलेगा, फाइनल स्टेज जब शुरू होने जा रहा होगा तब आपको स्ट्रैटेजी और वॉइस मैसेज वगैरह मिलेगा। जो लोग भी फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स अटेम्प्ट करेंगे 2025 वर्ष में, तो उनके लिए काफ़ी जानना ज़रूरी होता है कि कैसा कट ऑफ जाता रहा है पास्ट के पेपर्स में, पास्ट के ईयर्स में जो एग्जाम हुए हैं प्रीलिम्स के, जीएस पेपर 1 में कैसा कट ऑफ गया था यहाँ पे, जिसमें 150 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स का पेपर होता है। तो आउट ऑफ 200 आपको कितने नंबर और आउट ऑफ 150 आपको कितने क्वेश्चंस चाहिए थे अपना कट ऑफ क्लियर करने के लिए जीएस पेपर 1 में और मेंस लिखने के लिए। अभी सब चीज़ें मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हर बार ट्रेंड बदल जाता है, कभी ईज़ी पेपर आता है, कभी मॉडरेट, कभी टफ, ये चीज़ हर साल बदल जाएगी, ये कंसिस्टेंट नहीं रहती है। जैसे 2023 में पिछले 5-6 वर्षों का सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम थी और पेपर भी मॉडरेट टू ईज़ी लेवल का आया था। तो 125 मार्क्स आपको चाहिए थे यूआर कैटेगरी के लिए 200 मार्क्स में से, और 150 क्वेश्चंस में से करीब आपको 94 सही क्वेश्चंस यहाँ पे चाहिए थे। लेकिन 2024 का कट ऑफ निश्चित तौर पर गिरेगा और पिछले 5-6 वर्षों का ऐतिहासिक सबसे कम कट ऑफ भी हो सकता है। इवन ये 2020 वाले कट ऑफ से भी कम जाने की उम्मीद इस बार बन रही है। सो ये वेरी करता है, तो पेपर कैसा आया होगा जिस दिन आप अटेम्प्ट करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कितना होना चाहिए, कट ऑफ टारगेट कितना करना है। हमेशा ही जो है आपको 65 प्लस जो है टारगेट करना होगा, 65 प्लस परसेंटेज की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि आपको कम से कम जो है 95-100 क्वेश्चन का टारगेट पढ़ते समय लेकर के चलना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज में आपको करीब 95-100 क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखना है, यानी करीब जो है 2/3 पेपर को आपको डिस्ट्रॉय करने का टारगेट रखना है कि 100 क्वेश्चन हमारे हर हाल में सही निकले। प्रिपरेशन के दौरान आपका ये टारगेट रहेगा, बाकी कई सारी चीज़ें हम आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। आगे कुछ पेपर्स होंगे आरओ वगैरह के, हो सकता है सेकंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन तक जब आप पहुंचे तब तक हमको कट ऑफ देखने को मिल जाए। 2024 का भी कैसा रहता है कट ऑफ, बहुत ही कम रहता है, तो उसके हिसाब से आगे आपको टारगेट बताया जाएगा। अभी पढ़ाई के समय आपको 95-100 क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखना चाहिए। अभी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में मायने नहीं रखता है कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं, सारे सब्जेक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दिया जाए, हिस्ट्री से इस साल 24 सवाल आए थे और 2023 में भी 26 सवाल मतलब इस बार भी 26 सवाल आए थे 2024 में, और पिछले साल भी 26 प्रश्न आए थे, 2022 में भी 24 प्रश्न आए थे। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है प्रीलिम्स का। मेंस में जबकि इसका वेटेज थोड़ा कम हो जाता है। जी, इस पेपर 1 में इंडियन इकोनॉमी से 15 प्रश्न इस बार आए थे, पिछली बार 11, उससे पिछली बार 4 ही आए थे। तो इंडियन इकोनॉमी अब बढ़ रहा है वेटेज धीरे-धीरे, 15 प्रश्न इसमें हो गए हैं। जनरल साइंस के 24 प्रश्न इस बार आए थे। इंडियन पॉलिटी के 22 प्रश्न आए थे। इंडियन ज्योग्राफी के 23 प्रश्न इस बार आए थे। पिछले 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा। इसी को ट्रेंड बदलना बोलते हैं, जब पिछले 5-6 वर्षों का कुछ रिकॉर्ड टूटता है। जैसे कभी भी 22 से ज़्यादा प्रश्न नहीं आए इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी मिलाकर के पिछले 5 वर्षों में, लेकिन 2024 में रिकॉर्ड टूटा, 23 प्रश्न ज्योग्राफी के आए। एनवायरमेंट इकोलॉजी से 6 प्रश्न आए। यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर से सिर्फ 1 ही प्रश्न आया, पिछली बार 5, 6, 8 तो होते ही थे। और करंट अफेयर से 30 सवाल इस बार आए, मिसलेनियस से मात्र 3 सवाल आए। तो जो भी सवाल कम हुए, जैसे मिसलेनियस के सवाल कहाँ शिफ्ट किए गए, ज्योग्राफी हिस्ट्री में, और यूपी करंट अफेयर, यूपी जीके के सवाल कहाँ पर शिफ्ट किए गए, पॉलिटी और जनरल साइंस में। इस तरीके से ये ट्रेंड बदलता रहता है। आर्ट कल्चर से इस साल कोर कोई क्वेश्चन नहीं आया।
तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी के अंतिम हिस्से पर हैं हम लोग। स्ट्रैटेजी बनाना काफ़ी आसान होता है, एक दिन में बैठ करके हमारी टीम स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट कर देती है, और लेकिन स्टडी मटेरियल बनाने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, और उसको पूरा एग्जीक्यूट करने में, सारे टेस्ट सीरीज तैयार करने में, पेड क्विज कराने में, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से अपना मटेरियल अपडेट करने में। तो ये फ़र्क होता है, स्ट्रैटेजी चॉक आउट करने में और उसको पूरा एग्जीक्यूट करने में बहुत अंतर होता है। यही बात स्टूडेंट के लिए भी लागू होती है। स्ट्रैटेजी वीडियो देखना, सुनना एक बात है, और डे 1 से लेकर एग्ज़ाम के दिन तक उसको एग्जीक्यूट करना एक बात है। तो दोनों बातों में जो अंतर है, उसका किस चीज़ का अंतर पड़ता है? डेडिकेशन का, हार्ड वर्क का और कंसिस्टेंसी का। आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत पड़ेगी पूरी प्रिपरेशन के दौरान। बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, तीनों में ही स्टूडेंट की मेहनत महत्वपूर्ण रहेगी। कितना आप सीरियस हैं इस चीज़ को लेकर के, यूपीपीएससी को लेकर के, अधिकारी बनने को लेकर के, और अपनी प्रिपरेशन को लेकर, अपनी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को लेकर कितना सीरियस हैं, ये बात मैटर करेगी। और जो लोग इन सारी चीज़ों का समावेश लेकर के चलते हैं, वो अपने आप को एग्ज़ाम के दिन हारा हुआ या फिर जो कह सकते हैं डिसअपॉइंटेड महसूस नहीं करते हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो यहाँ से हम लोग खत्म करते हैं। वीडियो नंबर 2 देख लीजिएगा, पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो, पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे अपने डिवाइस पे रह सकते हैं, बेसिक बातें उसमें बता दी जाएंगी, और बेसिक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमने बता दिया है। अब आप प्रिपरेशन अपनी शुरू कर सकते हैं। अगर आपने लेट एडमिशन भी लिया 2025 का फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में एडमिशन लिया है, ये ग्रुप बिल्कुल आप उसी दिन से वैसे ही चालू कर लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप कोई भी लेट नहीं हुए हैं, आगे भी जो ग्रुप शुरू होंगे उसी हिसाब से मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा। जब एकदम सेकंड स्टेज हमारा पार हो जाएगा, एग्जाम की डेट आ जाएगी, तभी हमारी स्ट्रैटेजी बदलेगी। अदरवाइज इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है 2025 के लिए। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में आकर के पूरी तरीके से इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जो हमने सारी चीज़ें बताई, इसको फॉलो करते हुए, हमारे रिसोर्सेज को फॉलो करते हुए, आप सिलेक्शन के नज़दीक डेली पहुंचते जाएंगे। डेली डेली आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचेंगे। कोई भी टीम, कोई भी जो है इंस्टीट्यूट, कोई भी कोचिंग संस्थान आपको जड़ी बूटी नहीं दे सकता है कि आप एक दिन में खा करके प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करने के सक्षम हो जाएं। आपको एक स्ट्रैटेजी दी जाएगी, आपको स्टडी मटेरियल रेगुलर बेसिस पर मिलेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर बेसिस पर जो जो चीज़ें दी जाएंगी उसको तैयार करते जाना है, और आप धीरे धीरे शनाय शनाय जो है अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंचते जाते हैं। अब कोई भी आपका डाउट है, आप डिस्कशन ग्रुप में उसमें रख सकते हैं। आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाने शुरू हो चुके हैं।